की आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए एक बहुत ही शानदार हफ्ते का आखिरी दिन और थोड़ी सी हायर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन फिर भी कहना यही होगा कि बाज़ारों के लिए एक और ठीक ठाक दिन। चलिए शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। दास बाबू का बैंकों और बाजार को सेंटा गिफ्ट। सीआरआर में 2 चरणों में आधे % की कटौती का ऐलान। सिस्टम में आएगी 1,16,000 करोड़ की अतिरिक्त लिक्विडिटी। हालांकि महंगाई ने बांधे हाथ, रेपो दर में नहीं हुई कोई कटौती। आरबीआई गवर्नर ने अगली आने वाली तिमाहियों में जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार बढ़ने की जताई उम्मीद। हालांकि FY25 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान 7.2% से घटाकर करीब 6.6% किया। वहीं इस अवधि के लिए रिटेल महंगाई का अनुमान 4.5 से बढ़ाकर 4.8% किया। पॉलिसी के बाद बाजार में तेज उतार चढ़ाव के बीच निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी। निफ्टी 24,700 के करीब। बैंक निफ्टी में डे लो से 400 पॉइंट्स का सुधार। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आउट परफॉर्मेंस। वायदा में शामिल हुए नए खिलाड़ियों की रफ्तार कायम। डिलीवरी में करीब 6% ज्यादा का उछाल। साथ ही वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल। साथ ही IRFC और पॉलिसी बाजार में भी करीब 4 से 5% का उछाल। संवर्धन मदरसन ने जापानीज ऑटो कंपोनेंट कंपनी एट्सुमिटेक को 480 करोड़ रुपए में खरीदने का किया करार। कई चरणों में होगा सौदा पूरा। शेयर 2% ऊपर। टाटा पावर ने पेश किया अगले 5 साल में ग्रोथ का पावरफुल रोड मैप। कहा वित्त वर्ष 2030 तक मुनाफा 2.5 गुना बढ़कर होगा 10,000 करोड़ रुपए के आसपास। 1 लाख करोड़ रुपए तक के रेवेन्यू का भी रखा लक्ष्य। 33 गीगावाट क्लीन और ग्रीन एनर्जी के टारगेट। और hyundai के बाद अब मारुति ने भी किया कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान। 4 जनवरी से 4% महंगी होंगी गाड़ी। ओके, चलिए फिर वीरू और मैं रहेंगे आपके साथ आज शो में अगले 1.5 घंटे के लिए। और मार्केट में इस समय फुल कंट्रोल में बुल्स। जी हाँ, भले ही निफ्टी आपको फ्लैट दिख रहा हो, भले ही थोड़ा सा इंट्राडे में वोलेटिलिटी देख रही हो, लेकिन आज की कहानी थी असली जो लोअर लेवल से फिर रिकवरी आई निफ्टी में 24,620 से एक फिर बड़ी रिकवरी। और बैंक निफ्टी में खास तौर से जो अच्छी खासी रिकवरी आई। बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट देखिए आप एक बार ज़रा। वो जब रेपो में कोई चेंज नहीं आया, 53,160 तक गए, वहाँ से एक वन वे मूव यहाँ पर और फिर बड़ी गिरावट में खरीदारी। फिर निफ्टी बैंक और निफ्टी में हायर लेवल पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग। वो एक्सपेक्टेड भी था। आज सुबह हमने बात की थी कि जो लेवल्स हैं, इन लेवल्स में हायर लेवल पर आप चेज़ नहीं कर सकते। मिड कैप और स्मॉल कैप लेकिन यहाँ शानदार आउट परफॉर्मेंस है। और एडवांस डिक्लाइन देखिए क्या ज़बरदस्त इस समय 2:1 का। तो ऑल इन ऑल एक बहुत अच्छा हफ्ता मार्केट के लिए। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। शानदार हफ्ता, मतलब हमने अपना गौरव, हमने अपनी स्थिरता, हमने अपनी स्टेबिलिटी को हासिल किया। हम 24,800 के मुकाम तक गए। अगर एक तो लेवल्स टू वॉच क्या रहेंगे, ये क्लोजिंग में एक्सपेक्टेशन क्या है। दूसरी बात ये है कि अगर हम ये क्लोजिंग भी कैरी कर लें फॉर मंडे, एक शानदार वीक कहलाएगा। वीरू, मैं तो कह रहा हूँ अगर यहाँ से आप 100 पॉइंट नीचे करके ही बंद हो जाएंगे तब भी एक अच्छा सॉर्ट ऑफ वीक होगा मार्केट के लिए। और देखिए, आज हमारी जो सुबह बात हुई थी, हमारी सुबह बात ये हुई थी कि आज आपको एक ट्रेड मिलेगी जो होगी पॉलिसी के बीच में जब वॉलेटिलिटी आए और वहाँ पर जब इंट्राडे में मार्केट एक बार कोलैप्स, और ये हर बार होता है, स्पेशली अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में हो, तो वहाँ पर आप बाय करें और एक स्टॉप लॉस लगा दें डे लो का। वो देखिए वहाँ से एक आज एक वो 10, मैं बताऊँ आपको, वो 1 मिनट की ट्रेड थी, लेकिन उस 1 मिनट की ट्रेड ने बहुत पैसा बना के दिया होगा। खैर एनीवे, अब बेस्ट बाय जोन कहाँ है? 24,450 से 24,550 के बीच बेस्ट बाय जोन है। अगर आपको किसी भी कारण से मिल जाए तो 24,800 से 25,000 का जोन खरीदारी का जोन नहीं है। 24,800 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग है। 24,800 बहुत अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है क्योंकि वहाँ पर 50% रिट्रेसमेंट है। ये चीज़ हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों 24,800 की सिग्निफिकेंस थी कि वहाँ तक का स्टेप एक खुला था। और अब अगली खरीदारी होगी अगर 25,000 के ऊपर निकले आप। अगर 25,000 के ऊपर निकले तो फिर वो 25,700 26,000 का स्विंग खुलेगा। लेकिन जो 24,800 से 25,000 के बीच का मामला है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। प्लस आज का एफआई का डेटा देखते हैं। अगर आज एफआईज ने फिर $1 बिलियन प्लस बाय किया अगर,
तो मुझे लग रहा है कि मंडे को फिर बाकी रैली का रिजम्पशन होगा। वैसे तो खैर अभी भी 1.5 घंटा बाकी है, यू नेवर नो, मार्केट में फिर 1.5 घंटे में भी रैली आ सकती है। और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें वीरू 24,350 का। लेकिन यहाँ भी बंद हो गए तो बहुत शानदार क्लोज होगी। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी आज एक समय पे इंट्राडे में बैंक निफ्टी का इंट्राडे लेकर आइए क्लियरली। आज के हाई पर बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 600 पॉइंट यानी कि ऑलमोस्ट 1%, 1.1% उतना दूर रह गया था सिर्फ। और इस 500-600 पॉइंट में रेजिस्टेंस मिलेगी आपको थोड़ी सी, ये ऑल टाइम हाई के आसपास थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा सा एल्गो ट्रेड्स, ये सब प्ले आउट होंगे। लेकिन यहाँ पर भी लॉन्ग कैरी करें 53,000 के करीब का एक स्टॉप लॉस लगाकर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक बार ऑल टाइम हाई क्रॉस होगा उसके बाद और 1,000-2,000 पॉइंट बैंक निफ्टी शायद ऐड करेगा। तो कुल मिलाकर मार्केट का मूड माहौल वैसे लेकिन अभी भी काफ़ी शानदार है। ओके, अच्छा अनुज, शायद हम मार्केट्स पे तो रोज़ ही बात करते हैं, लेकिन ये एक पॉलिसी के आउटकम को, आई मीन लिक्विडिटी के फ्रंट पे आई थिंक बाजार को एक कंफर्ट दे दिया गवर्नर साहब ने, बट ओवरऑल पॉलिसी लगी कैसी? और जो हमारे सर्कमस्टेंसेस थे, स्पेशली जो हमारा इन्फ्लेशन था, उसको मद्देनज़र रखते हुए या फिर जीडीपी के आंकड़ों में जो कमज़ोरी रखते हुए, बिल्कुल तालमेल बिठाते हुए जो बीचों बीच तीर चला सकते थे गवर्नर साहब, वो उन्होंने चला दिया। फिर देखिए, ये इन गवर्नर साहब की तो मैं तारीफ़ जितनी करूँ वो कम है। और आई थिंक अगर वो मेरे सुबह वाले ग्राफिक्स रेडी हो तो वो चला दीजिएगा। बहुत अच्छी पॉलिसी थी और इसमें मतलब हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। गवर्नर साहब ने इस चीज़ का भी ध्यान रखा है कि जो उनका मैंडेट है वो महंगाई का है। गवर्नर साहब ने इस चीज़ का भी ध्यान रखा है कि इकॉनमी को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आरबीआई तैयार है। और गवर्नर साहब ने इस चीज़ का भी ध्यान रखा है कि जो ग्लोबल एनवायरनमेंट, जिस ग्लोबल एनवायरनमेंट में हम हैं, उसमें अगर चेंजेस करने की ज़रूरत पड़े आपके स्टैंस में तो वो करने को तैयार है। तो ये मैं कहूँगा कि एक मार्केट को जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए था ना वो मिला। सीआरआर का कट आया, कई लोग 25 मान रहे थे, 50 कर दिया। अब मार्केट यहाँ से फोकस करेगा एफआईआई फ्लोज पर। पॉलिसी इज़ डन एंड डस्टेड। कल सुबह से आप पॉलिसी के बारे में नहीं सुनेंगे। अब बैंक निफ्टी, जैसे मैं कह रहा हूँ, ऑल टाइम हाई लगाएगा, निफ्टी में थोड़ा कंजेशन आएगा, लेकिन इस पॉलिसी को लेकर आई थिंक कोई कंप्लेन नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से एक शानदार पॉलिसी, अगर ये दास साहब की आखिरी पॉलिसी है तो बहुत शानदार थी। वैसे मैं होप करूँगा कि वो एक्सटेंशन का जो भी अनाउंसमेंट आना जल्दी आए ताकि मार्केट को एक वहाँ से भी कंफर्ट मिले। जी हाँ, चलिए, तो ये हो गई पॉलिसी पे बात। निफ्टी बैंक पे कुछ स्टॉक्स रखता हूँ आपकी स्क्रीन पे जो कि पॉसिबली अगर आप देखें, देखिए नॉट एग्जैक्टली बाय कॉल, सिर्फ मैं आपको स्टैट्स रख रहा हूँ और लेवल्स बता रहा हूँ। पहला लेके आइएगा एल.एन.टी नाउ एट 3863 अपने करियर के हाईएस्ट क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ, करियर के हाईएस्ट क्लोज की तरफ। जरा आप इसका ओआई रखिएगा एक बार, 3864 डे हाई पर और 4 अप्रैल 2024 से लेकर अब तक की पूरी ट्रेजेक्टरी को काटता हुआ। एल.एन.टी में 4.25 और करीब 3.5% ओआई बिल्डअप मायने रखता है और ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे मायने रखता है। इस चैनल का प्रोजेक्शन बहुत बड़ा होगा, वो हमारे जो पैनल में कार्यक्रम में मेहमान होंगे वो बताएंगे, वो मेरा काम नहीं है, बट स्टैट्स, चार्ट्स और रेंज बहुत ही आकर्षक है। एक और स्टॉक रखूँगा आपकी स्क्रीन पे, दैट्स HDFC AMC। आज देखिए, चल चुके स्टॉक्स पे को मार्क करना मेरा काम नहीं है। इस स्टॉक को जाके देखिएगा, लगभग 21 अक्टूबर से लेकर चली आ रही पूरी की पूरी ट्रेजेक्टरी को ये अब लांघने के कगार पे है। HDFC AMC फ्यूचर्स 2.5% ऊपर है और ये स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल से जो कि 21 अक्टूबर से निकल के आ रही है उसको काटने के कगार पे है। चेंज इन ओआई करीब 0.5% और सारे एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ। एक इस पर नज़र रखिएगा। और एक स्टॉक और आई थिंक दैट्स टाटा पावर। आपने सुर्खियों में सुना भी होगा, जो उन्होंने अपना 2030 का एक रोड मैप रखा है। सुबह CES ने कमाल किया। नाउ इट्स आई थिंक टाइम फॉर टाटा पावर, स्ट्रॉन्ग मूव डे हाई पर। अनुज, बाकी आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स और क्रम आज का। बिल्कुल वीरू, देखिए आज काफ़ी ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं और पहले निफ्टी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स देख लेते हैं। वो आपको शायद थोड़े आज बोरिंग लगेंगे, लेकिन उसके बाद जब F&O की प्लेट पर आएंगे तो वो कसर पूरी हो जाएगी। बजाज ऑटो 2.5% ऊपर, एक्सिस 2% ऊपर, BPCL 1.5% ऊपर, मारुति 1.25% ऊपर। लेकिन F&O में देखिए आप क्या गदर मचा हुआ है। MCX 8.5%, 7,000 क्रॉस कर गया है। मतलब क्या बात करें स्टॉक की। डिलीवरी 6.5%, वेदांता 5.5% और PB फिनटेक 5.5% ऊपर। मंदी वाले शेयर्स देखते हैं, सिप्ला, अदानी पोर्ट्स, इंडसइंड बैंक और भारतीय एयरटेल। इंडेक्स है सारे के सारे स्टॉक्स 1% नीचे
और F&O वाले काउंटर्स देख लेते हैं थोड़े से जो लोअर साइड पर हैं। ओके, चलिए अब आपको बताते हैं कि हमारा आज का जो कार्यक्रम का क्रम है उसमें क्या क्या होने वाला है। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के सिद्धार्थ खेमका जुड़ेंगे। टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ गाबा सर, मानस जायसवाल, अमित सेठ, कविता जैन, सोनी पटनायक और स्नेहा सेठ जुड़े हुई हैं। 2:20 पर सुदर्शन से समझेंगे मदरसन की इस डील पर क्या इम्पैक्ट होगा। 2:30 पर विशाल मेगा मार्ट के IPO को लेकर कंपनी के MD एंड CEO गुनेंद्र कपूर से बातचीत होगी। 2:35 पर श्रेया से जानेंगे जनवरी से जो गाड़ियाँ महंगी हो रही मारुति की उन पर एक इम्पैक्ट। 2:45 पर मिताली बताएंगी टाटा पावर का रोड मैप। उसके अलावा 2:50 पर बिग मार्केट वॉइसेस में कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्डा जुड़ेंगे। BTST कॉल लेंगे। उसके बाद हम 3:10 पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ हमारा पैनल तैयार है। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए आपका इस समय का ट्रेड। आफ्टरनून टू यू। आज का जो इस वक्त का ट्रेड है वो है गुजरात गैस एनर्जी स्टॉक। काफी स्ट्रेच हो चुका है ऑन द डाउनसाइड, एक अपमूव ऑन ट्रेड कर रहा है 513 के आसपास, टॉप होगा 508 का, करीब ₹5 का। मेरे ख्याल से इसका टारगेट 530 का नजर आता है। स्पिल ओवर ट्रेड हो सकता है, लेकिन यस, गुजरात गैस ऑन द अपसाइड। गैस डायरेक्टर साहब एक बार इसका OI भी एडिशन रखिएगा, बहुत शानदार है गुजरात गैस 513.50 पे। अमित सेठ जी के पास चलते हैं। अमित जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। जी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेंद्र जी, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा एक्साइड इंडस्ट्रीज। एक्साइड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 3-4 दिनों से काफी नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था और अपने 50 डेमा और 20 डेमा के बीच, 200 डेमा के बीच में फंसा हुआ था। आज की कैंडल काफी बुलिश है और पिछले 7-8 दिनों की रेंज को ये टेकआउट कर रही है। एक तरह का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है एंड हैज टेकन आउट इस 50 डेमा आल्सो, तो इसे बाय करें। स्टॉप लॉस लगभग रहेगा 455 का और टारगेट्स हमारे रहेंगे 475 के। ओके, अब चलते हैं सोनी के पास। सोनी जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा यहाँ पे बाई पिक है CG पावर में। F&O स्पेस में न्यू एंट्रेंट है। CG पावर काफी एग्रेसिवली लॉन्ग बिल्डअप पोजीशन ये एंटायर हफ्ते ऐड कर रहा है और एक अच्छा ब्रेकआउट भी यहाँ पे दे रहा है। सो फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 775 फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस है। यहाँ पे टारगेट रहेगा 800 का पहला टारगेट, उसके ऊपर सस्टेन करेगा 815 का दूसरा टारगेट है। ओके, सोनी पटनायक जी का ट्रेड यहाँ पे हो गया। स्नेहा जी के पास चलते हैं। स्नेहा जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। अगर देखिए जाए तो वोल्टास ये काउंटर हमने ऑलरेडी आज मॉर्निंग में दिया था और आई वुड रिकमेंड, अभी भी नियरली 3% के आसपास ऊपर है। मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा से कंसोलिडेट करा था और अपसाइड में 1725 के अगर ऊपर मूव आता है तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है इस काउंटर में। तो ओवरऑल आई वुड से करके कि यहाँ पे 1663 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग करना है फॉर द टारगेट ऑफ 1800। ओके, वोल्टास। कविता जी भी जुड़ गई हमारे साथ। कविता जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। Very good afternoon, Anuj ji. Good afternoon, everyone. So, Kotak Bank is looking good. अपने previous day के हाई को काउंटर सरपास करने में है। 1795 के ऊपर निकलता है तो यहाँ एक अच्छा मोमेंटम बनना चाहिए। For the price target of 1808, 1818 के प्राइस टारगेट के लिए आप कोटक बैंक देख सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1785 का। चलिए अब एक काम करें, सिद्धार्थ खेमका जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सिद्धार्थ जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपके रेडार पर कौन सा स्टॉक। जी नमस्कार अनुज, आपको, वीरू को और पैनल में सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए पिछले कुछ दिनों से हमने देखा मिड कैप सेगमेंट का कंटिन्यूअसली आउट परफॉर्म कर रहा है और जो FIs ने जो कल बाइंग की है, जो लास्ट 3 दिनों से कर रहे हैं, उसके वजह से भी हमें लगता है कि मिड कैप एक स्पेस है जहां पर फोकस होना चाहिए, जहां पे आउट परफॉर्मेंस होगा। तो इसी सेगमेंट में से हमने लिया है कल्याण ज्वेलर्स। कंपनी ने अपने हाल के नतीजे काफी स्ट्रांग बताए। जो अभी करंट वेडिंग सीजन है उसमें हमें लगता है कि डिमांड काफी स्ट्रांग रहेगा और हाल में जो न्यूज फ्लोज थे जो प्रीमियम और अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में टैक्स बढ़ाने का, वहां पर ज्वेलरी सेगमेंट में ऐसा कोई कुछ इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। प्लस जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया ड्यूटीज, उसकी वजह से भी एक बूस्ट मिल रहा है ओवरऑल ज्वेलरी स्पेस को। तो हमें लगता है कि कल्याण ज्वेलर्स जो है वो अपने रैपिड स्टोर एक्सपेंशन की वजह से, फ्रेंचाइजी मॉडल में जो उनका एसेट लाइट मॉडल है ग्रोथ एक्सपेंशन का, उसके वजह से कैश फ्लोज भी अच्छे करेगा। और गोल्ड ज्वेलरी में तो ग्रोथ है ही, स्टडेड ज्वेलरी में भी काफी सिग्निफिकेंट ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल हमारा एक्सपेक्टेशन है
33% पैड ग्रोथ अगले 2 सालों में, जिसकी वजह से हमारा जो बाय करने का रिकमेंडेशन है और टारगेट प्राइस 800 का है। ओके, ट्रेड्स पूरे हो गए और साथ ही साथ पूरी हो गई भारत की ऑस्ट्रेलिया के साथ पहली इनिंग की पारी। मेरे ख्याल से 180 रन से बढ़ गए अनुज, और नीतीश ने आखिरी में मेरे ख्याल से जब से 1:30 बजे का कार्यक्रम शुरू हुआ था वो लगभग 42-45 अंकों की आतिशी पारी खेली। छक्के चौके देखने में मज़ा आ रहा था। बट वीरू एक चीज़ मैं बताऊँ आपको अनुज, नहीं वीरू मैं एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, हम ना बहुत ज़्यादा लोड डाल रहे हैं हमारे बॉलर्स पर हर बार। मतलब पिछले मैच में तो उन्होंने बचा लिया था, इस बार अगर नहीं बचा पाए तो थोड़ा सा बैट्समैन को भी थोड़ा तो वो करना होगा। खैर ठीक है, देखते हैं। 180 का स्कोर, ऑस्ट्रेलियन पिचेस हैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। बुमराह की बॉलिंग है अभी, और अब ध्यान रखिएगा अब ऑस्ट्रेलिया को अंडर लाइट्स प्ले करना है। ये टॉस जीतने का एक फ़ायदा ये हुआ, और हो सकता है कि ये हमारे फेवर में हो जाए चीज़ की जो एकदम अब पीक लाइट का जो इम्पैक्ट आएगा उसमें ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करेगा। तो मेरी होप तो ये रहेगी कि बुमराह वही मैजिक दिखा दें जो पर्थ में दिखाया था उन्होंने, और इस आज के दिन ही 5-6 विकेट ऑस्ट्रेलिया डाउन हो जाए, तभी हमारी होप है। वरना वो एडिलेड में हमारा पिछला वाला डे नाइट टेस्ट का बहुत ख़राब रिकॉर्ड था, वो 36 ऑल आउट वाला, बस वो ना हो जाए। लेकिन खैर होप रहेगी कि बॉलर्स शायद थोड़ा कॉम्पनसेट करेंगे। लेकिन हाँ, ये नीतीश कुमार बहुत अच्छा खेल रहे हैं, काफ़ी फियरलेस क्रिकेटर हैं, इनको देख के अच्छा लगता है। बिल्कुल अच्छा लग रहा था। और चलिए अब अनुज के मुंह में काश अगर आप देखें तो इस वक्त जो बात बोली वो सही हो जाए। अभी 1 घंटे का गेम बचा है इस दिन में। अभी जब तक हम क्लोजिंग करेंगे मेरे ख्याल से ये पारी चलती रहेगी। आप ट्रेड से फोकस करते हैं थोड़ी सी, अगर आप देखें स्कैनिंग करते हैं। आज IRCTC ने अपनी ट्रेजेक्ट्री को एकदम से चेंज किया। 158.25 पे स्ट्रॉन्ग OI गेन यहाँ पे हुआ। और सोनी जी आपकी रीडिंग क्या कह रही है? आई मीन एक मूव सारे PSUs में आया, एक मूव आया था आप देखिए तो डिफेंस में, जिसमें BL था, उसमें HUL था। अब रेलवेज में धीरे धीरे मूव आना शुरू हुआ है। डेरिवेटिव का स्टॉक ये है IRCTC। आपको ये एक रीजनेबल बेस लगता है क्या? 150, 148, 155, और क्या यहाँ से ये मूव दे, इस बात की संभावना लग रही है आपको? इसी में हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि एक 800 के ऊपर एक बार उसने दिखाया था अच्छा सा मूव, थोड़ा सा ब्रीदर ले रहा है। सो टुवर्ड्स डिक्लाइंस 830 820 के रेंज में अगर नजर आता है तो वहां पे अक्यूमुलेट करना चाहिए। बेस स्ट्रांग है यहाँ पे, 800 की बेस स्ट्रांग है, और एंटायर सेक्टर पे मुझे लगता है कि अगले हफ्ते आने में मोमेंटम बना रहेगा। सो मुझे लगता है यहाँ पे आप टुवर्ड्स डिक्लाइंस बाय कीजिए। 800 सपोर्ट के साथ होल्ड करना चाहिए स्टॉक को। एक बार 845 के लेवल को अगर क्रॉस करता है, उसके ऊपर टुवर्ड्स 880 और 900 लेवल्स को रीटेस्ट कर सकता है। सो काफी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हैं। बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी भी बनेगी। ओके, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। RBI गवर्नर शक्तिकांता दास ने बैंकों को सेंटा गिफ्ट दिया है। अनुमान के मुताबिक दास बाबू ने रेट में तो कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि वो पैसा जिन पर बैंक्स को कुछ मुनाफा कमाने को नहीं मिलता, उसमें 2 चरणों में आधे परसेंट की कटौती की है। इसके साथ ही RBI गवर्नर ने GDP ग्रोथ का अनुमान घटाया और रिटेल महंगाई का अनुमान बढ़ाया। शक्तिकांत दास ने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुस्ती खत्म होने के संकेत हैं और दूसरी तिमाही के अंत तक जो इकोनॉमी थी वो बॉटम आउट हो चुकी है। आइए उन्हीं के मुंह से सुनते हैं, उसके बाद इसके ऊपर बात करेंगे। High frequency indicators available so far suggest that the slowdown in domestic economic activity bottomed out in the second quarter of this year, and it has since recovered, aided by strong festive demand and pickup in rural activities. Agricultural growth is supported by healthy kharif crop production, higher reservoir levels, and better rabi sowing. Industrial activity is expected to normalize and recover from the lows of the previous quarter. To ease the potential liquidity stress, it has now been decided to reduce the cash reserve ratio, that is, to reduce the CRR of all banks to 4% of net demand and time liabilities, that is NDTL. The reduction in CRR is consistent with the neutral policy stance and would increase primary liquidity of about
rupees 1.16 lakh crore, that is 1,16,000 crore to the banking system. ओके तो ये शक्तिकांता दास साहब ने जो बात कही और उसके बाद से मार्केट ने एकदम से एक छलांग लगाई। उसके बाद इसमें एक चीज़ जो वीरू सबसे इम्पॉर्टेंट थी, हम ऑब्वियसली फोकस करते हैं सीआरआर पर, रेपो पर, इन सब पर, लेकिन जो एक चीज़ गवर्नर साहब ने कही वो थी कि इकॉनमी बॉटम आउट हो चुकी है। मतलब जो सेकंड क्वार्टर था वो वर्स था, और अगर ऐसा है तो वो जो अर्निंग सीज़न था हमारा वो इस चीज़ को पचा चुका था। इसीलिए आप देखिए उस दिन मार्केट नहीं गिरा, उस दिन मार्केट लोअर लेवल से भागना शुरू हुआ। दो चीज़ों से, एक तो मार्केट को ये अजम्पशन है कि वो वाकई में वर्स्ट क्वार्टर था, यहाँ से चीज़ें इंप्रूव होंगी, और दूसरा उसका इम्पैक्ट अब आपको देखने को मिलेगा। और देखिए थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन इम्पैक्ट दिखने लग गया है ना। अब आज सीआरआर कट आया, गवर्नमेंट ने 3-4 ऑर्डर्स दिए, तो क्लियरली दोनों डायरेक्शन में काम होगा, फिस्कल फ्रंट पर और मॉनेटरी फ्रंट पर। मेरे ख्याल से ये एक मार्केट के लिए भी एक पॉजिटिव साइन है। और एक जो हमारी थ्योरी होती है कि मार्केट नॉर्मली एक हार्ड बॉटम बनाता है, मतलब ख़राब खबर पर जब न्यूज़ आती तब तक सब कुछ ऑलरेडी प्राइस में होता है, उस थ्योरी को वापस आज जो गवर्नर साहब ने कहा उस स्टेटमेंट से और बल मिल रहा होगा। जी वाकई वगैरह, इनफैक्ट ये कथन गवर्नर साहब का अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था, इम्पोर्टेंट था। खेमका साहब, आपकी राय क्या है? आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं गवर्नर साहब के स्टेटमेंट को, और क्या वाकई वर्स्ट फेज ऑफ अर्निंग्स हम देख चुके हैं? आपके कहने में क्या कंफर्टेबल हैं, और अगर हाँ तो सबसे पहले जो अर्निंग्स का रिवाइवल होगा, सुधरेंगी, वो कहाँ पे, वो स्पेस क्या होगा जो आपको लगता है? जी बिल्कुल वीरू, मैं बिल्कुल सहमत हूँ अनुज से जो बोल रहे हैं। हमको भी यही लगता है कि जो H2 है वहां पे अर्निंग्स ग्रोथ H1 से काफी बेटर होंगी। हमने मैनेजमेंट कमेंट्रीज भी सुनी। जो फेस्टिव सीजन है यहाँ पर हमने देखा है थोड़ा बहुत डिमांड इंप्रूव होते हुए, तो इससे भी थोड़ा सा कंफर्ट आता है। और अब जो आरबीआई गवर्नर ने एक स्टैंप लगा दिया है कि मे बी Q2 वाज द वर्स्ट क्वार्टर और वहां से थोड़ी रिकवरी देखने को मिले, तो ये काफी हमारे अपने खुद के इंटरनल एस्टिमेट्स में भी हमें ये लगता है कि यहाँ से अर्निंग्स इंप्रूव होंगे। कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ अर्निंग्स स्ट्रॉन्ग थे, जहाँ अर्निंग्स कंटिन्यूअसली अच्छे आ रहे हैं, वो तो चलेंगे ही। जहाँ रिकवरी देखने को मिलेगी वहां पे एक आईटी है जहाँ पे हमें लगता है कि बहुत स्ट्रांगली अर्निंग्स ग्रोथ रिकवरी देखने को मिलेगी। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स है, ये अनदर सेक्टर है जहाँ पे अब जो हमने लास्ट मंथ में तो देखा कि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम क्रेडिट ग्रोथ जो है वो डिपॉजिट ग्रोथ से नीचे आ गई मंथली बेसिस पे, या जो फोर्टनाइटली डेटा आरबीआई रिलीज करती है उसमें। तो ये भी कहीं ना कहीं अब with the liquidity available to the banking industry and the financial industry NBFCs, मुझे लगता है कि वहां पर वापस थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा क्रेडिट ग्रोथ में, जिसके वजह से बैंकिंग सेक्टर स्पेसिफिकली PSU बैंक, स्मॉल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, यहाँ पर ज्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, बिकॉज कॉस्ट पर्सपेक्टिव वहां पे ज्यादा उनको डेल्टा देखने को मिलेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैक्रो से वापस आते हैं माइक्रो पर। बाजार के फोकस में आज है संवर्धन मदरसन। कंपनी ने, जापानीज कंपनी एट्सुमिटेक को खरीदने का करार किया है। क्या है डील की डिटेल्स बताने के लिए हमारे साथ हैं सुदर्शन। सुदर्शन, गुड आफ्टरनून। संवर्धना मदरसन ने कल देर रात एक्सचेंज को डिस्क्लोजर दिया था आज के बोर्ड मीटिंग के बारे में, और आज के बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ने एक एक्विजिशन अप्रूव किया है। संवर्धना मदरसन एक जापानीज कंपनी एट्सुमिटेक को अक्वायर करेगी। अगर जो डील की बात करें तो ये ऑल कैश डील होगा और डील वैल्यू होगा $57 मिलियन। अगर जो रुपए में बात करें तो अराउंड ₹483 करोड़। और एक्विजिशन के बाद संवर्धना मदरसन एट्सुमिटेक में 95% स्टेक होल्ड करेगी और रिमेनिंग 5% होंडा मोटर्स होल्ड करेगी। अगर जो स्टेप्स की बात करें, फर्स्ट स्टेप में एट्सुमिटेक एक स्पेशल पर्पस कंपनी क्रिएट किया है जो एट्सुमिटेक में होल्डिंग 48% तक पहले ले जाएगा। 48% जो है वो थ्रेशोल्ड लिमिट है, तो 48% में 31.75% वो स्पेशल पर्पस कंपनी ने ऑलरेडी एक्वायर कर लिया है और रिमेनिंग 16.25% उसे एक्वायर करना है थ्रेशोल्ड लिमिट तक पहुंचने के लिए। फाइनल होल्डिंग जो स्पेशल पर्पस कंपनी का एट्सुमिटेक में होगा वो होगा 52%। सेकेंड स्टेप में संवर्धना मदरसन शेयर्स अक्वायर करेगी स्पेशल पर्पस कंपनी से एट्सुमिटेक में, और रेगुलेटरी अप्रूवल जो है वो एक्सपेक्टेड है Q4 ऑफ FY25 तक आने में।
थर्ड स्टेप में होंडा मोटर्स बायबैक करेगी वो शेयर्स का, और फाइनल स्टेप में मदरसन का 95% होल्डिंग होगा और रिमेनिंग 5% जो होगा वो होंडा मोटर्स होल्ड करेगी, और ये पूरा डील कंप्लीट होने का चांस है Q1 FY26 तक। अगर जो एट्सुमिटेक की बात करें तो ये कंपनी प्रोड्यूस करती है गियर शिफ्टर्स, चेसिस एंड ट्रांसमिशन, वो दोनों के लिए 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स। और अगर जो इसके बैलेंस शीट की बात करें तो FY24 में टर्नओवर था $412 मिलियन, जो कि ईयर ऑन ईयर 12% बढ़ा था, और मार्जिन था 7.5% जो 340 बिप्स बढ़ा था ईयर ऑन ईयर, और बुक वैल्यू था $207 मिलियन मार्च 2024 तक। तो ये पूरे डील है, और इसका एक्सपेक्टेशन था कि डील वैल्यू संवर्धना मदरसन का एक्विजिशन हायर हो सकता है, लेकिन फाइनली डील आया है जो कि संवर्धना मदरसन एट्सुमिटेक को अक्वायर करेगी $57 मिलियन में। ओके सिद्धार्थ जी, थैंक यू सुदर्शन। सिद्धार्थ जी, संवर्धन मदरसन, कोई व्यू आपका इस स्टॉक पर, कवरेज है क्या यहाँ पर? बिल्कुल अनुज, संवर्धन मदरसन वन ऑफ आवर प्रिफर्ड आइडियाज हैं जो ऑटो एंसिलरी स्पेस में कंसिस्टेंटली हमने देखा डिस्पाइट मैक्रो चैलेंजेस कंपनी ने अच्छी रेजिलियंस दिखाई, रोबस्ट परफॉर्मेंस दिखाया। थोड़े जो नॉन ऑटो सेगमेंट है वहां पर और जो इमर्जिंग बिजनेस है वहां पर थोड़ा ज्यादा ग्रोथ दिखाकर बैलेंसिंग एक्ट किया है पिछले कुछ क्वार्टर में। हमें लगता है कि ईवी स्पेस में काफी बेटर ग्रोथ दिखाएंगे। कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो ऑलमोस्ट $88 बिलियन 88 बिलियन रुपीस का जो है ऑर्डर बुक, वहां पर काफी ग्रोथ है, और लॉन्ग टर्म उनको सेट करता है कि जो अपॉर्चुनिटी है वो उसे हासिल करें। तो हमें लगता है कि कंपनी की काफी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है ग्लोबल ऑटोमोटिव बिजनेस में, जिसके वजह से ऑर्डर बुक भी स्ट्रॉन्ग है। अब स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन भी कर रही है नॉन ऑटो सेक्टर से, जिसके वजह से हमें लगता है कि कंसिस्टेंटली एक टॉप लाइन में तो अच्छी 18-20% ग्रोथ रहेगी, मगर मार्जिन इंप्रूवमेंट के वजह से और डेट रिपेमेंट की वजह से नेट प्रॉफिट ग्रोथ विल बी मच हायर, बेटर देन 20% ओवर द कमिंग ईयर्स। ओके चलिए, तो ये था आपका इस डील पे कमेंट। अब एक काम करते हैं, तो ट्रेड्स को स्पॉट कर लेते हैं, उसके बाद शायद आगे बढ़ेंगे। एक बार जरा L&T का चार्ट लेके आइए, जो कि मैं शुरू में भी कह रहा था, स्ट्रॉन्ग मूव डे हाई की ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ और इनफैक्ट ऑल टाइम हाई पर। ये सोनी जी, आपकी रीडिंग क्या कह रही है इस स्टॉक पे, कैसे अप्रोच कर रही है इस वक्त? जरा OI एडिशन देखिए, वो भी अच्छा है, डे हाई पर ट्रेड करता हुआ, ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करता हुआ। वीरेंद्र जी काफी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। ओपन इंटरेस्ट एडिशंस बहुत अग्रेसिवली बिल्ड हो रहे हैं। इनफैक्ट क्यूमुलेटिव बेसिस पे ये एंटायर वीक में काफी अच्छे से बिल्ड हुए हैं, और यहाँ पे जो एक बेस 3800 पे अभी मुझे दिख रहा है पुट राइटर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं टुवर्ड्स 4000 ये स्टॉक जाने की तैयारी में है। सो 3800 सपोर्ट है, और टुवर्ड्स 4040 लेवल्स एक बार टेस्ट कर सकता है। लॉन्ग पोजिशन यहाँ पे होल्ड करने की सलाह नहीं, पोजीशन होल्ड करने की सलाह है। एक स्टॉक मेरे रेडार पर आया, टाटा मोटर्स। एक बार इंटरडे देखते हैं इसका। ध्यान रखिएगा, स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो चुका है और काफ़ी लोग फंसे हुए हैं इसमें, टाटा मोटर्स में हायर लेवल से, लेकिन पिछले कुछ मिनटों में देखिए शानदार मूव। अपने हाई से 31%, जी हाँ 31% टाटा मोटर्स गिर चुका है। देखिए ये हैं वो पेन पॉइंट मार्केट में लोगों के, जहाँ पर करेक्शन ब्रूटल रही है। जो अगस्त सितंबर अक्टूबर की जो नवंबर की जो करेक्शन रही वो इन स्टॉक्स में रही, यहाँ पर करेक्शन काफ़ी ब्रूटल थी। गाबा सर, टाटा मोटर्स कुछ साइन है क्या यहाँ बॉटम फॉर्मेशन के? बिल्कुल साइन है टाटा मोटर्स में। करीब 18 हफ्तों से एक नीचे अप मूव मिल रहा है, 4 हफ्तों से एक साइडवेज मूव है। इस साइड मतलब वीकनेस कम हो गई। अगर कोई एग्रेसिव कॉल लेता है तो मेरे ख्याल से लेने की जगह अच्छी है, ब्यूटीफुल जगह है। ट्रेड कर रहा है 811 पर, स्टॉप लगाना पड़ेगा इनको 780 का, ज्यादा नहीं, थोड़ा डीप है 30 रुपए का, लेकिन यहीं से एक अप मूव मिल सकता है। फर्स्ट टेक्निकल टारगेट 850, उसके बाद 900 पॉसिबल है टाटा मोटर्स पे, लेकिन 850 के लिए भी एक ट्रेड बनता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में। एग्रेसिव ट्रेड, लेकिन लेने लायक टाटा मोटर्स। ओके, लेने लायक टाटा मोटर्स। चलिए अब काम करते हैं, बात करते हैं IPO की। खासतौर से जो दिल्ली और नॉर्थ में रहते हैं उनके लिए काफ़ी बड़ा ब्रांड है ये। सुपरमार्केट चेन चलाने वाली कंपनी विशाल मेगा मार्ट, इसका IPO 11 दिसंबर से खुलेगा। 8,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। फुल OFS है ये। इसका प्राइस बैंड है 74 से 78 रुपीज़ पर शेयर। IPO की रकम का इस्तेमाल कहाँ होगा और क्या है ग्रोथ पर आउटलुक, इस पर बात की कंपनी के MD एंड CEO गुनेंद्र कपूर से यतिन ने। सुनते हैं उस बातचीत को। आज हमारे साथ इंडिया के लीडिंग
जो रिटेल चेन है विशाल मेगा मार्ट, उनके सीईओ गुरिंदर जी साथ में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आईपीओ की जो ओवरऑल थीसिस है आपकी, उसके बारे में बताइए। किस तरीके से आप फंड रेज करना चाहते हैं विशाल मेगा मार्ट में, और किस तरीके से ये फंड्स यूटिलाइज होंगे? ये फंड्स यूटिलाइज इस तरीके से होंगे, इसमें कोई प्राइमरी कैपिटल नई कंपनी में जा रही, ये ऑल सेकेंडरी है, पूरा 8,000 करोड़। मैं आपको बहुत ब्रीफ में कंपनी के बारे में कुछ बताता हूँ। विशाल इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग हाइपरमार्केट चेन है जो फैशन लेड है। हमारा उद्देश्य यही है कि हम मिडिल और लोअर मिडिल इनकम ग्रुप जो इंडिया है उनकी एस्पिरेशंस को अफोर्डेबल करें इन 3 बिजनेसेस में, एक अपैरल, एक जनरल मर्चेंडाइज और एक फूड एंड ग्रोसरी। हम लोग अभी इंडिया में 403 सिटीज में प्रेजेंट हैं, 30 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में प्रेजेंट हैं, और हर साल हम 60 से 80 नए स्टोर खोलते हुए आ रहे हैं। अब अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और आगे उम्मीद है कि 80 से 100 नए स्टोर खोलेंगे। मेजॉरिटी हमारा रेवेन्यू अपैरल से आता है और जो बैलेंस है वो करीब 50-50 जनरल मर्चेंडाइज और एफएमसीजी से आता है। तो आपने कहा कि हम मिडिल इनकम और जो लोअर मिडिल इनकम सेगमेंट है उसको हम लोग यूजुअली फोकस करते हैं, तो आपका जो एवरेज बिलिंग है पर कस्टमर वो कितना होता है, और क्या इसमें आपने पिछले 2-4-6 क्वार्टर्स में बढ़ोतरी होती हुई देखी है? जी, हमारा एवरेज बिलिंग वैल्यू करीब 950 रुपये है, और एक आंकड़ा मैं आपसे शेयर करूंगा कि हमारे स्टोर्स डबल डिजिट मतलब 10% से ऊपर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ पे ग्रो करते हैं। लास्ट ईयर का हमारा नंबर 13.6% रहा सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का, और फर्स्ट हाफ इस साल में करीब 12.5% सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ हुई है। तो इससे आपको क्लियर इंडिकेशन मिलेगा कि हमारे कस्टमर्स की परचेजेस हमारे स्टोर से बढ़ रही है। एक डिस्प्रोपोर्शनेट ग्रोथ दिखता है, वो है फुटवेयर और ज्वेलरी। जो अगर हम बात करें तो यहाँ ये 2 सेगमेंट्स ऐसे हैं जहाँ आपकी बिलिंग साइज भी बढ़ जाती है और मार्जिन ऑब्वियसली बेटर होते हैं। तो इन सेगमेंट्स पे या दूसरे कोई ऐसे सेगमेंट्स हैं जो आपने आइडेंटिफाई किए जहाँ आपको लगता है कि आगे जाके ग्रोथ रह सकता है, जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन भले ही लो हो लेकिन आगे जाके सेगमेंट्स बड़े बन सकते हैं? जतन जी, आपको जान के प्रसन्नता होगी कि फुटवेयर तो हमने कर दिया है और काफी अच्छा चल रहा है हमारा फुटवेयर। इसमें लेडीज भी है, मेंस भी है, बच्चों का भी है, स्पोर्ट्स वेयर भी है और फैशन फुटवेयर भी है। बाकी सब कैटेगरीज हम लोग कंटिन्यूसली इवेलुएट करते रहेंगे, और विद इन जो हमारा बिजनेस है उसमें भी काफी हमको अपॉर्चुनिटी नजर आती है। जैसा कि अभी कपड़ों में हमने लेटेस्ट एट लीजर कैटेगरी इंट्रोड्यूस की है। आप जैसा जानते हैं वो काफी फास्ट ग्रोथ पे है, हालांकि अभी छोटी है पर काफी ग्रोथ पे चल रही है। जनरल मर्चेंडाइज में अभी रिसेंटली हमने एयर फ्रायर्स इंट्रोड्यूस किए हैं अपने कस्टमर्स के लिए, बियर्ड ट्रिमर्स इंट्रोड्यूस किए हैं। तो ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। यही हमारा उद्देश्य है कि जैसे जैसे एस्पिरेशंस लोगों की बढ़ रही है, हम उन एस्पिरेशंस को अफोर्डेबल प्राइस पे और बहुत अच्छी क्वालिटी पे अपने कस्टमर्स तक लेके आए। मैनेजमेंट को सुन रहे थे विशाल मेगा मार्ट के आईपीओ को लेकर, मैनेजमेंट के जो प्लान्स हैं और इनफैक्ट जो उन्होंने यहाँ पे ग्रोथ बताई है। अनुज, हालांकि अमूमन ये जो होता है ना ऑफर फॉर सेल, जिसमें पूरा का पूरा ऑफलोडिंग होती है, उससे आदमी क्या होता है थोड़ी दूरी बना के रखता है। बिल्कुल। बट जो प्राइस जिस प्राइस पे आ रहे हैं ये 74, 78, टेबल पे कुछ छोड़ा है क्या? इस स्पेस को, इस सेक्टर को, इस कंपनी को आप और मैं बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हाँ, प्राइसिंग ठीक है। देखिए वीरू, ऐसा है, 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कैश रिच कंपनी है, तो इसके लिए जैसे आपने बोला ऑफर फॉर सेल, तो ऑब्वियसली प्रमोटर्स जो हैं वो थोड़ा सा ऑफलोड कर रहे हैं और थोड़ा सा हर कोई इस समय बुल मार्केट का फ़ायदा उठा रहा है। तो इसमें इनको ही क्या बोलें, सब कर रहे हैं वो, ठीक है। और लेकिन जहाँ तक कंपनी की बात है, मैंने कंपनी को काफ़ी डिटेल में स्टडी किया है। मैं काफ़ी इम्प्रेस था इनकी जो कैगर है सेल्स की, एबिडा की, प्रॉफिट की। एक कैश रिच कंपनी है जो प्रॉफिटेबल कंपनी है, और लार्जली इनका फोकस लार्जली नॉर्थ में है, इतना वेस्ट में नहीं है, क्योंकि वेस्ट में रियल एस्टेट बहुत महंगा होता है कंपेयर टू नॉर्थ, तो इसके लिए। लेकिन जो कंपनी ने स्ट्रैटेजी अपनाई है ना, मैं पूरी इनकी स्ट्रैटेजी के थ्रू पढ़ रहा था, वो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी अपनाई है इन्होंने क्या करा है। फॉर एग्जांपल, आप गए ज़ारा के शोरूम में, आपको ज़ारा की शर्ट अच्छी लगी, उसी का ऑलमोस्ट रेप्लिका बना दिया
20% कॉस्ट पर। तो ये इनका बिजनेस मॉडल है। तो वो एक अपील करता है, जैसे हम जूडियो की बात कर रहे थे, अब ट्रेंड में जो री रेटिंग आई वो किस लिए आई? जूडियो जो जनपद का शॉपर है वो जूडियो पहुंच गया है। तो अब नॉर्मली शॉपर जो है वो अब ऐसे मार्ट्स में पहुंच गया है। तो इस वजह से इस लेवल की ग्रोथ है। मेरा ये मानना है कि नियर टर्म में भले ही आपको आईपीओ थोड़ा महंगा लगेगा, लेकिन फ्रॉम मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ मुझे लग रहा है पैसा बनेगा आपका विशाल मेगा मार्ट में। और अगेन एक ऐसा ब्रांड है, आपका तो पता नहीं मुझे, लेकिन खैर आप भी दिल्ली के ही हैं तो आपको पता ही होगा, एक ऐसा ब्रांड है जो हमने बचपन से देखा है। तो मतलब उसके बारे में हम जानते हैं, उसके बारे में हमें पता है कि वो कहाँ, मतलब लिटरली हर नुक एंड कॉर्नर में दिल्ली में एग्जिस्ट करता है। तो और एक और इनकी इंटरेस्टिंग चीज़ पता है क्या है? इनका हर स्टोर ऑर्गेनिकली डबल डिजिट में ग्रो कर रहा है। तो ये एक अपने आप में आपको बता रहा है कि जो इनका प्राइस पॉइंट है वो वाकई में काफ़ी अट्रैक्टिव है। खेमका साहब, अभी आपने अनुज को सुना भी रिगार्डिंग द आई थिंक बिजनेस मॉडल और जो इनकी टॉप लाइन बॉटम लाइन मार्जिन्स की ग्रोथ रही है और जो प्राइस पे ऑफर कर रही है आईपीओ, आपका टेक अगर आप लोगों की कवरेज में हो? जी वीरू, अभी आज ही एनालिस्ट मीट और एनालिस्ट कॉल हुआ है, तो नंबर्स अभी हमने बस डाले हैं और इवैल्यूएट कर रहे हैं। बट डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है, फाइनेंशियल्स काफी स्ट्रांग है, ग्रोथ काफी अच्छी है, ब्रांड अच्छा है, नॉर्थ में बहुत फेमस है, ईस्ट भी एक सेगमेंट है जहां पर भी ये विशाल मेगा मार्ट जो है बहुत काफी नोन है। अगर ईस्टर्न स्टेट्स में अगर आप जाए तो आपको बहुत जगह दिखेंगे स्टोर्स। तो अब खाली वैल्यूएशन पर और व्यू पर हमने अभी काम किया नहीं है, बट डेफिनेटली एन इंटरेस्टिंग कंपनी टू लुक आउट फॉर। ओके, विशाल मेगा मार्ट इंटरेस्टिंग और आई थिंक कंस्ट्रक्टिव व्यू है इस आईपीओ को लेकर। अच्छा, एक काम करते हैं, जरा अब एक सेक्टर को और खंगालते हैं। लुक एट जुबिलेंट फूड वर्क्स 692, याद रखिएगा ये अब अक्टूबर के बाद 1 अक्टूबर के बाद की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में ना। आई मीन स्विगी को देखिए अगर आप बीते 10 दिन में पोस्ट लिस्टिंग, आप जोमेटो को देखिए और आप जुबिलेंट को देखिए। अब इस स्पेस में सडनली जो बायस है और वाइब्रेशन है जो फील कर सकते हैं आप तेज़ी की। आपकी राय क्या होगी इस पर आशीष बहती जी? कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप जुबिलेंट फूड्स को टेक? और ये 700 का क्लस्टर अगर पार करता है तो एक बात मैं पूछना चाहूँगा, वो जो 23 सितंबर, ओह माफ़ी चाहूँगा, मैं लिखा यहाँ पे था, इधर से नोट करने लग गया, पूछने लग गया प्रश्न। अमित जी, आपका व्यू क्या होगा? ये क्लस्टर जो था 24 सितंबर का 709 का, उसको पार कर सकता है क्या? जी वीरेंद्र जी, काफी स्ट्रॉन्ग मूव है और पिछले 3-4 दिनों का अगर देखें प्राइस एक्शन तो काफी नैरो रेंज कैंडल से काफी टाइट कंसोलिडेशन हुआ था और उस टाइट कंसोलिडेशन का आज हम एक एक्सपेंशन देख रहे हैं। लगभग 692 का प्राइस है, 5% अप है, मोमेंटम है विच इज बैक्ड बाय वॉल्यूम्स। तो यहाँ पे ये दमखम रखता है टू क्रॉस द लेवल्स ऑफ 720। किसी ने अगर अभी भी पोजीशन बनानी है तो 677 का स्टॉप रखे फॉर टारगेट्स ऑफ 715 रुपीज। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अब बात करते हैं कुछ और स्पेसेस की। नए साल से गाड़ी चलाना थोड़ा महंगा होगा। Hyundai के बाद मारुति ने भी 1 जनवरी से गाड़ियों की कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया है। कितनी महंगी होंगी गाड़ियाँ, ये बताने के लिए चलते हैं श्रेया के पास। श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। आप सभी ने ये कहावत सुनी होगी कि गरीबी में आटा गीला, मतलब इन्फ्लेशन अपने पीक पर है और चीज़ें और महंगी होती जा रही है। आज की रिपोर्ट इसी की गवाह है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के 2 दिग्गजों ने अपने व्हीकल के दामों में इजाफा कर दिया है। मारुति ने और हुंडई ने अपने व्हीकल्स की कीमतों में इजाफा किया है। शुरुआत हुंडई ने की थी, लेकिन आज मारुति ने भी ये ऐलान कर दिया है कि उनके व्हीकल्स में 4% की बढ़ोतरी हो सकती है जनवरी 2025 से। तो नई साल से गाड़ियां महंगे होने वाली है। हुंडई ने भी कल रिपोर्ट निकाली थी और हुंडई ने 25,000 तक का ये इजाफा किया है। मतलब उनके मॉडल्स अब 25,000 ज़्यादा देना पड़ेगा आपको उनके मॉडल्स खरीदने में, और गाड़ियों के अनुसार, ये मॉडल्स के अनुसार ये बढ़ोतरी हो सकती है। कारण क्या है? तो एक तो रीत चली आ रही है कि हर साल कीमतों में इजाफा होता है, साथ ही कंपोनेंट और कमोडिटीज़ में जो है उसमें इजाफा हुआ है। रॉ मटेरियल ज़्यादा महंगे हो गए हैं। एल्यूमिनियम की बात की जाए तो एल्यूमिनियम की कीमतों में 10% का इजाफा हुआ है साल दर साल। रॉ मटेरियल, जैसा कि मैं कहा, वहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। जिंक साल दर साल 16% से ज़्यादा तेज़ हो गया है। कॉपर 13.5% से ज़्यादा तेज़ हो गया है।
टिन की अगर बात करें तो ये भी 5.5% से ज़्यादा तेज़ हो गया है। रबर जो है, जो टायर्स में जिसका काम आता है बनाने में, उसमें 26% से ज़्यादा की तेज़ी साल दर साल के हिसाब से देखने को मिल रही है। तो क्लियरली रॉ मटेरियल्स तेज़ हुए हैं तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये प्रेशर देखने को मिल रहा है। साथ ही जियोपॉलिटिकल टेंशन से ग्लोबल सप्लाईज के रूट में बदलाव किया गया था। रेड सी वाले जो रूट को था उसको डाइवर्ट किया गया था, जिससे समस्याएं पैदा हुई। तो इससे भी कंटेनर्स के दाम बढ़े हैं। तो टोटल इम्पैक्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर पर देखने को मिला है। लेकिन जाहिर सी बात है, महंगाई का और एक झटका आम जनता को लगा है। बिल्कुल। और ये इस समय ऑटोस में प्राइस हाइक्स, हुंडई के बाद अब मारुति ने भी कारें महंगी की। श्रेया, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। सिद्धार्थ जी, क्या मारुति या हुंडई इन लेवल्स पर, अब तो दोनों लिस्टेड कंपनियां, क्या खरीदेंगे आप? अनुज देखिए, जनवरी में जनरली हमने देखा है साल पर साल ऑटो कंपनीज प्राइस बढ़ाते हैं। जो नए साल और नए मॉडल के लिए लोग वेट करते हैं, जनरली दिसंबर में लोग लेते नहीं है, तो उसका एक बेनिफिट लेते हैं। तो हमें लगता है कि एक डेफिनेटली एक पॉजिटिव स्टेप है, स्पेशली जो लास्ट कुछ महीनों में जो नंबर्स वीक आ रहे थे। हमने देखा कि थोड़ा सा जो फेस्टिव सीजन का अलाइनमेंट लास्ट ईयर के सामने आगे पीछे था, उसकी वजह से नंबर्स में थोड़े फेरबदल दिखे। बट ओवरऑल हमें लगता है कि यहाँ से अब रिकवरी देखने को मिलेगा। हमारा व्यू दोनों ही हुंडई और मारुति पर पॉजिटिव है, बट इस लेवल पर मुझे लगता है कि मारुति एक अट्रैक्टिव लेवल पे है एंड हमारी व्यू उस पर पॉजिटिव रहेगी। अगर तो हमारा जो टारगेट प्राइस है वो ऑलमोस्ट 13,500 का है, तो अच्छी खासी अपसाइड है। हमने जो पिछले कुछ दिनों में फॉल देखा, मुझे लगता है कि यहाँ पर फेस्टिव सीजन में अच्छी रिकवरी है। अब प्राइस हाइक का भी बेनिफिट मिलेगा और कंपनी ने नए मॉडल्स भी लॉन्च किए हैं। तो जो उन्होंने जेन 4 डिजायर लॉन्च किया है, ईवी में उन्होंने कुछ अभी अनाउंसमेंट किए हैं, तो उसको लेकर भी मार्केट में थोड़ी उत्साह होनी चाहिए। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें लगता है कि इस लेवल पर मारुति इज अ बेटर चॉइस, बाय करेंगे। टारगेट प्राइस फ्रॉम अ 1 ईयर पर्सपेक्टिव 13,500। अच्छा, थोड़ी देर के लिए ऑटो पे रहते हैं। अगर आप ऑटो के ही सारे चार्ट्स को स्कैन करें तो मेरे ख्याल से पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में, इनफैक्ट सोनी जी ये प्रश्न आपसे होगा, मेरे ख्याल से पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में M&M और मारुति ने एक हल्का सा पुलबैक जनरेट किया। मेरे ख्याल से वो, आई थिंक वो न्यूज़ फ्लो के आधार पे था। देन अपोलो टायर्स, आपका पिकिंग ऑर्डर क्या रहेगा ऑटो में सोनी जी, और ज़्यादा इम्प्रेस क्या कर रहा है आपको दिसंबर के प्रोस्पेक्टिव से? जी यहाँ पे अपोलो टायर काफी स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है पहला पिक अपोलो टायर्स पे रहेगा, बिकॉज वो जो 510 के रेजिस्टेंस को इजीली क्रॉस किया है और अभी भी वहां पे सस्टेन कर रहा है। एक 550 का छोटा सा रेजिस्टेंस है। मुझे लगता है कि दिसंबर सीरीज में अबव 550 को क्रॉस करता है, एक बार 580 लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। सो आई थिंक फर्स्ट पिक यहाँ पे अपोलो टायर्स रहेगा। M&M भी काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। यहाँ पे सेकंड पिक पे M&M रहेगा। मुझे लगता है M&M टुवर्ड्स 3200 एक बार दिसंबर सीरीज में टेस्ट कर सकता है। सो एंटायर ऑटो स्पेस में से अपोलो टायर्स और M&M पे रडार पे रख सकते हैं। ओके, चलिए अब आपको बताते हैं चार का चौका का सीक्वेंस। सबसे पहले हम सोनी जी वापस आएंगे आपके पास सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए। उसके बाद कविता जी के पास चलेंगे एक F&O सुपरस्टार ट्रेड के लिए। चार्ट का चमत्कार के लिए अमित सेठ के पास, और सिद्धार्थ खेमका के पास जाएंगे मिड कैप फंडा के लिए। निफ्टी वापस एक थोड़ी सी डाउन स्विंग दिखा रहा है, 26 पॉइंट की, बहुत ज़्यादा नहीं, 26 पॉइंट की। और बैंक निफ्टी भी 70 पॉइंट नीचे। लेकिन आज का स्टार है मिड कैप इंडेक्स। आप एडवांस डिक्लाइन और मिड कैप इंडेक्स देखिए। मिड कैप इंडेक्स अब करीब 0.5% ऊपर, और मिड कैप इंडेक्स अब अगर आप देखें तो इस हफ्ते 4.25% के गेंस के साथ बंद होगा और अपने ऑल टाइम हाई से अब सिर्फ 3.5% दूर रह जाएगा। निफ्टी अभी भी 6% दूर है अपने ऑल टाइम हाई से, ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी सिर्फ 1.5% दूर है अपने ऑल टाइम हाई से। चलिए शुरुआत करते हैं फिर चार का चौका की। सोनी जी आपकी ट्रेड। अनुज, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन में साइंट पे 2000 कॉल ऑप्शन पे रेकमेंड करना चाहूंगी। करीबन 53 पे यहाँ पे चल रहा है, इस प्राइस पे बाई कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 40 का, पहला टारगेट है 70, उसके ऊपर दूसरा टारगेट रहेगा 78 का। और सो साइंट पे मुझे लगता है एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है, 40 का एक अच्छा सपोर्ट पकड़ते हुए 1970 के रेजिस्टेंस को आज क्रॉस किया है। एक स्टॉक में व्यू आउटलुक पॉजिटिव बन रहा है। यहाँ पे टुवर्ड्स 2000 प्लस लेवल्स टेस्ट कर सकता है।
नेक्स्ट वीक की मंडे ट्यूसडे के अनुसार मुझे लगता है यहाँ पे एक वो मूवमेंट आ सकती है, इसलिए 2000 कॉल ऑप्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके 2000 का कॉल ऑप्शन साइंट का, ये एक और नया एंट्रेंट एफएनओ का, क्या गजब मूव रहा है इन सब स्टॉक्स में। ऐसा लग रहा है एज इफ मार्केट इतने सालों से वेट कर रहा था कि ये स्टॉक्स आए और बस एफएनओ में जबर मूव दिखे सबके सब स्टॉक्स। कविता जी, आपका एफएनओ सुपरस्टार। सुना जी, एफएनओ सुपरस्टार होगा ओबेरॉय रियल्टी पर। सो रेट सेंसिटिव काउंटर से देखेंगे और 2148 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। मुझे लगता है 2175 2200 के लेवल की तरफ काउंटर बढ़ता हुआ दिख सकता है। 2125 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके अच्छा कविता जी, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से मैं वीरू के साथ बेट जीत गया। मैंने और वीरू ने बेट लगाई थी कि कविता जी म्यूट पे होंगी या नहीं होंगी, तो मैंने कहा था कि नहीं होंगी आज म्यूट पर। वीरू अनुज जी, आप भी मिल गए हैं वीरेंद्र जी के साथ मेरी खिंचाई करने में। हम टीम है एक, कविता जी, सबके सब। मैं असल में क्या हुआ कि वो राजेश सतपुते जी है ना, उनका म्यूट बटन भी खराब हो रखा, तो मैं पूछ रहा था आपसे, आपने वो सर्विस कहाँ से कराई थी? वो उनका आजकल बैठे बैठे कह रहे हैं कि अपने आप दब जा रहा है। कहाँ से कराई थी? एक बार जरूर अगर मिले ना तो बताइएगा। लास्ट टाइम मैंने पूछा था राजेश जी, तो कुछ बोले ही नहीं, म्यूट बटन दबा हुआ था। फिर मैंने कहा कैसे दबा, तो कहने लगे यार ये अपने आप दब गया था। तो एक बार आपकी बात जरूर कराऊंगा मैं राजेश जी से, लेकिन हाँ खैर ठीक है, थोड़े गैप्स को फिर मेरे साथ अपने आप नहीं दबता है। ये आज शुरुआत अनुज ने की थी, मैंने नहीं करी थी, देखिए मुझे माफ कीजिएगा, मैं लास्ट टाइम में डरा हुआ हूँ। एनीवे चलिए, कविता जी का ट्रेड हो गया यहाँ पे, चार का चौकिया को यहाँ पे रोकेंगे नहीं, आगे चलते हैं। और अगला ट्रेड है अमित सेठ जी का, चार्ट का चमत्कार। अमित क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरेंद्र जी, मैंने हुडको पिक किया है। हुडको में एक ऑलरेडी फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, एक डबल बॉटम का भी कंफर्मेशन लगभग 236-37 के आसपास आया था। काउंटर स्ट्रांगली ट्रेंड कर रहा है। पीडीएक्स इज आल्सो वेरी स्ट्रांग हियर। लगभग 247.50 का प्राइस है, इसे बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 257। स्टॉप लॉस रहेगा 242 का। ओके आपका ट्रेड हुडको हो गया, और वाकई ये पूरा का पूरा पैनल जो है इस तेज़ी को मेरे ख्याल से 239 से कैरी कर रहा है परसों से। सिद्धार्थ खेमका जी के पास चलते हैं अब आज का मिड कैप फंड पिक करने के लिए। खेमका साहब क्या पिक कर रहे हैं मिड कैप में आप? जी वीरू, मेरा मिड कैप पिक है लेमन ट्री, बाय कीजिए, टारगेट प्राइस 165, ऑलमोस्ट 20% अपसाइड। हाल में कंपनी ने शिलोंग मेघालय में एक टाई अप किया है, रीडेवलपमेंट ऑफ ऑर्किड होटल, जहां पे शिलोंग के 3rd 5-स्टार होटल जो है वो अपने ओरिका ब्रांड से लॉन्च करेंगे। ओवरऑल अगर आप देखें तो रिजल्ट्स काफी स्ट्रांग आए थे। Q2 में 25% रेवेन्यू ग्रोथ है, ARRs में 12% इंक्रीमेंट देखा हमने, एबिट 28% ग्रो किया। Q2 में कंपनी ने कंसिस्टेंटली न्यू मैनेजमेंट फ्रेंचाइजी कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑलमोस्ट 20 न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, तो 1373 का न्यू रूम पाइपलाइन हो गया है। तो हमें लगता है कि आगे चलकर जो है कंपनी का जो न्यू रूम पाइपलाइन है वो मोर देन 5000 रूम्स एडिशन ओवर द नेक्स्ट 2 इयर्स रहेगा, जिसकी वजह से कंपनी के ओवरऑल बिजनेस में काफी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। नियर टर्म के हिसाब से भी अगर देखें तो हॉलीडे सीजन आ रहा है, न्यू ईयर क्रिसमस हॉलीडेज में काफी डिमांड होती है, वेडिंग सीजन चल रहा है जिसमें भी होटल्स की में काफी डिमांड रहेगी। तो हमें लगता है कि जो Q1 में थोड़ी वीक नंबर्स आई थी, Q2 में काफी इंप्रूव हुई है। H2 में कंपनी के नंबर्स काफी स्ट्रांग होंगे और ओवरऑल स्ट्रांग पाइपलाइन है, जिसकी वजह से हमें पसंद है लेमन ट्री, बाय विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 165। ओके लेमन ट्री होटल्स आपका 137.82 में बाय कॉल है। 4 ट्रेड्स पिक किया आपने यहाँ पे। सोनी पटनायक जिसे सबसे पहले सस्ता ऑप्शन ट्रेड पिक किया, और वो थी साइंट की कॉल। आपकी स्क्रीन पे करीब 2000 की कॉल पर पॉसिबल टारगेट ऑफ 70, 78, 40 का स्टॉप लॉस। कविता जी ने पिक किया आज का ट्रेड ओबेरॉय रियल्टी, करीब 2175, 2125 के स्टॉप लॉस के लिए। अमित जी ने पिक किया हुडको, और फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ आई थिंक 257, और मिड कैप फंडा सिद्धार्थ खेमका जी ने अभी लेमन ट्री को पिक किया। और एक बार जरा इंडियन होटल्स लिखे आइए। अब जैसे ही लेमन ट्री का नाम आया ना, मैं आई थिंक इंडियन होटल्स की याद आ गई। 829 पता है अनुज, मेरा एक मित्र UBS में जापान में पोस्टेड है। एक दिन ऐसे ही उसने बोला कि यार किस दिन जापान घूमने आ जाओ तुम, मतलब हमारे ग्रुप में बोला 1-2 लोगों को। तो मैंने कहा टोक्यो में रूम कितने का है? कह रहा एवरेज रूम 4000, और अच्छे में गए 6000, और बेस्ट रूम विद लग्जरी आई थिंक हार्डली 10000। और यहाँ 10,000 में पहाड़ों पे कमरा मिल रहा है।
तो इंडियन होटल्स 250 रुपये का स्टॉक 828 का हो गया। और ये कह रहे हैं कि 2030 तक हमारा रेवेन्यू जो है, जो कमेंट्री की थी 2030 की, बिल्कुल एक्चुअल किया है। जो मेरे ख्याल से हाईएस्ट जो रूम टैरिफ होते हैं वो इंडिया में ही है इस वक्त, है ना? आई थिंक इंडिया, यूरोप में हाईएस्ट होते हैं वैसे वीरू, और लेकिन आप एशिया, आई थिंक हम एशिया में वी विल बी अमंग द हाईएस्ट, और बिल्कुल, और यही आई थिंक स्टॉक प्राइस में भी आपको दिख रहा है। आई थिंक उसके भी कई रीजंस हैं। लैंड हमारे यहाँ वैसे वाकई में बहुत महंगी होती है और काफ़ी चीज़ें होती हैं। आई थिंक ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। हमारे यहाँ की रियल एस्टेट भी काफ़ी महंगी है, तो वो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, प्लस पॉपुलेशन ना, एट द एंड ऑफ द डे। देखिए क्या होता है, जापान जैसे देश में या बाकी जैसे कुछ देशों में ना इतनी सप्लाई होती है कि फिर वो बियॉन्ड अ पॉइंट उनको उससे ज़्यादा प्राइसेस रख नहीं सकते, वो कंपेटिटिव नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल आप फार ईस्ट चले जाएं, आप वियतनाम चले जाएं, आप थाईलैंड चले जाएं, आप इंडोनेशिया चले जाएं फॉर एग्जांपल, बियॉन्ड अ पॉइंट आप उससे ज़्यादा प्राइसिंग कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा कंपेटिटिव मार्केट है कि उसके बगल में उससे अच्छा होटल मिल जाएगा आपको। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर बहुत लिमिटेड अच्छे होटल्स होते हैं आपके पास, तो इस वजह से उनके पास प्राइसिंग पावर है, ख़ासतौर से जो इस समय पे चल रहा है उसको लेकर। तो ये वैसे आपने जापान की बात की तो मुझे एक जोक याद आ गया था, लेकिन मैं उसको सुनाऊंगा नहीं यहाँ पर, पता नहीं कौन ऑफेंड हो जाए। प्राइवेट में सुनाऊंगा आपको जो, ठीक है ना? बट मैं एक तुलना कर रहा था ना, जो आपने मुझे एक दो जगह का डेस्टिनेशन का बताया था रूम टैरिफ, और मैं जब जापान का सुना मैंने कहा यार हमारा वाकई इसका मतलब सबसे एक्सपेंसिव है। और ये लेमन ट्री की जो प्रॉपर्टी थी मेरे ख्याल से धर्मशाला में या फिर मैक्लॉयडगंज में, मैं उसकी टैरिफ भी देख रहा था, सुपर हाई, सुपर हाई। खेमका साहब, ये इंडियन होटल्स पे आपका टेक क्या है? 828, ऑल्दो आपकी होटल्स में चॉइस दूसरी थी, बट अभी ये किस ट्रैजेक्टरी में जा रहा है? जी बिल्कुल, जो आप बात कर रहे थे, जापानीज इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट का भी एक फैक्टर है। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट में आप कितना कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका कम होता है, तो आप एक प्राइसिंग उससे ज्यादा नहीं कर सकते। बट हमें ओवरऑल इंडियन होटल सेक्टर पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। वैसे हमारे टॉप पिक्स में लार्ज कैप में अगर आप बोले तो इंडियन होटल्स डेफिनेटली हमारा वन ऑफ द टॉप पिक्स है, कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म कर रहा है। हमारा जो करंट टारगेट प्राइस वो 880 है, बट कंसिस्टेंटली आप देखिए जो अभी जो उन्होंने 2030 का रोड मैप भी दिया है, 700 प्लस होटल्स का टारगेट है, करंटली 350 है, तो टारगेट है ऑलमोस्ट डबलिंग ऑफ द रूम्स। तो ये एक बहुत बड़ा हमें लगता है कि ग्रोथ ट्रिगर रहेगा। तो इसकी वजह से कंसिस्टेंट जो एक कंपाउंडिंग मशीन बन जाएंगी, और प्लस बहुत ज्यादा सप्लाई ऑन दी 5 स्टार प्रॉपर्टीज में इंडिया में हमने लास्ट कुछ सालों में देखा नहीं है, जिसके वजह से जो डिमांड सप्लाई गैप की वजह से प्राइसिंग काफी बढ़ी है। ऑक्यूपेंसी कंसिस्टेंटली 60-65% अबव रहती है, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन होता है। तो इंडियन होटल्स पे भी हमारा व्यू पॉजिटिव है, बाय का रेटिंग है, टारगेट प्राइस करंटली 880 का है। वैसे एक्चुअली वीरू पता है काफ़ी हद तक ना इसमें आपका और गाबा सर का भी रोल काफ़ी है, क्योंकि आप लोगों को क्या है, कोई वीकेंड आता नहीं कि आपने उठाई स्कॉर्पियो, गाबा सर ने उठाई अपनी थार और निकल लिए। अब मेरे जैसा बंदा जो है ना, वो एकदम प्लानिंग ऐसे करके होटल बुक करता है। मैं एकदम कंजूसी के साथ जब तक 3 महीने पहले प्लान ना कर लूँ और एकदम लोवेस्ट से लोवेस्ट 20 जगह रेट कंपेयर करके, और उसके बाद अलग अलग वो फिल्टर्स लगा के, वो सब लगा के इनकॉग्निटो मोड में जाके ये सब करके, जब तक मैं एकदम लोवेस्ट प्राइस ना ले लूँ ना, मैं ना तो होटल बुक करता हूँ ना फ्लाइट बुक करता हूँ। बट आपका और गाबा सर का क्या है कि आप थोड़े से रंगीन मिजाज हैं, तो अपना गाड़ी उठाई और चल दी, और जो होटल मिल गया वो ले लिया। तो वो होटल्स को आप जैसे लोग ही ज़्यादा चाहिए, एक्चुअली आपको गिफ्ट देना चाहिए उन्हें। नहीं, मैंने तो 1-2 प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर रखी है, अपना वही चलाते हैं। बट मैं आपको एक बार लेके चलूँगा, अब मैं आपको 1-2 जगह लेके चलूँगा आपको, और जिसमें आप जाके कभी बोर नहीं होंगे। अच्छा गाबा सर, सौंदर्य या हिमालय का दर्शन, ये बात वीरू मुझे 3 साल से बोल रहे हैं। वैसे आपको ही बोलिए क्या कि मैं आपको लेके चलूँगा, मैं आपको लेके चलूँगा। छुट्टी लेते नहीं है ये, छुट्टी लेते नहीं है, छुट्टी लेते ही नहीं है। हमको छुट्टी मिलती है 1-2 दिन, ज़्यादा हम ले नहीं सकते। तो 2 दिन से कहीं पर मैं आसपास चले जाता हूँ ड्राइविंग मोड पर, उससे ज्यादा मैं जाता नहीं। लेकिन मैं हो सके तो मैं क्लब में रहने की कोशिश करता हूँ, तो क्लब एफिलिएशन में अच्छा लगता है मुझे। तो मेरा एडवांटेज है। लेकिन वीरू होटल्स का यूज काफी करते हैं, और मैं देखा उनका डियर पार्क तो पूरा देश बुद्धि डियर पार्क बना हुआ है।
नहीं, गावस्कर का क्लब भी होटल से कुछ कम नहीं है। गावस्कर एक बार चार्ट चेक हो जाए इंडियन होटल्स का। बहुत ही बढ़िया, लवली। जो 700 जोन पर से इंडियन होटल से बाउंस मिला है, जो ब्रेकआउट मिला है, उसका टारगेट तो नियर टर्म 800 850 था, लेकिन उसका विजन 1000 का, वो विजन अब भी 1000 का कायम है। इतना कह सकते हैं 800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। सपोर्ट जोन है, इसमें अगर डिप्स मिलती है तो खरीदारी का मौका है, स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। जैसे कि बाय एंड होल्ड, नीचे आया तो कोई बात नहीं, जाएगा ऊपर, मैटर ऑफ टाइम। ऐसा एटीट्यूड करें तो इंडियन होटल्स का 1000 का लक्ष्य होना चाहिए, मैटर ऑफ टाइम चला जाएगा। पीछे से आशीष का मैसेज आ रहा है, अभी अभी आया हमारी ये वार्तालाप सुनने के बाद, कि प्रकाश सर ने हमें गुलमर्ग में स्कीइंग का प्रॉमिस किया था, और प्रकाश सर इस बार बर्फ़ पड़ चुकी है गुलमर्ग में, पूरे कश्मीर में। और कश्मीर में मतलब इस बार आप समझ लीजिए कि नवंबर के लास्ट, इस बार अच्छी बर्फ़ पड़ी है। और अनुज पिछले साल होके आए हैं। मैं होके आया था पिछले, अब हर साल मैं होके आया था, बिल्कुल होके आया था। और मैं जिसे कहूँगा ना, कश्मीर ऐसी जगह है जो मतलब पिक्चर्स उसकी ब्यूटी को जस्टिफाई नहीं कर सकती। आप वहाँ जाएंगे ना, आप दुनिया का बेस्ट कैमरा लेके चले जाएंगे, फिर भी आप वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। इतनी खूबसूरत जगह है। आपको इतनी खूबसूरत जगह है, लेकिन अब गुरेज वैली है, वो अभी ओपन हुआ है, गुरेज वैली। प्रकाश ने क्या बोला? गुरेज। पर इस बार छुट्टी नहीं है सर, इस बार छुट्टी नहीं है। इस बार 26 जनवरी भी जो है ना वो संडे को पड़ रही है, तो अब छुट्टी मारी गई, तो उसमें भी खैर वीरू, अमित जी भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इस बीच में। जी अनुज जी, मैं इस बार अमित जी मैं लास्ट समर हॉलीडेज में इनफैक्ट कश्मीर ही गया था, और इनफैक्ट मैंने वहाँ पे सेल्फ ड्राइव काफी एंटायर वैली पे, और मेरे को बहुत अच्छा लगा था वहाँ पे ड्राइविंग एक्सपीरियंस। और गाबा सर ने जो अभी गुरेज वैली मेंशन किया, मैंने वो भी विजिट किया था। इट्स राइट एट द एलओसी। मेरे ख्याल से इससे सुंदर जगह मैंने आज तक नहीं देखी। इट्स बोथ साइड वैली, और एक पहाड़ दूर ही पाकिस्तान है, एंड इन द मिडल देयर इज अ स्ट्रीम फ्लोइंग। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। हम वहाँ पे हट्स में रहे थे, बिकॉज वहाँ भी प्रॉपर होटल्स नहीं है, बट इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू सी गुरेज वैली। ये 2018-19 से इन्होंने खोला है, ओपन किया है। इट्स अ प्लेस यू मस्ट गो। अरे कश्मीर जाने का असली मज़ा है वहाँ होम स्टेज में रहने का वीरू। वहाँ की जो फैमिलीज होम स्टेज करती है ना, उसमें रहने का जो मज़ा है ना, वो किसी होटल में नहीं आएगा आपको। और बहुत अब तो सेफ भी हो गया काफ़ी, ये भी मैं ऐड कर दूँ तो काफ़ी मतलब शानदार बिल्कुल। और पीक टूरिज़्म है इस समय कश्मीर में, पिछले आई थिंक 3-4 साल से। इस साल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद पिछले साल की टूरिज़्म को भी वो बीट करेगा, क्योंकि जैसा आपने बोला पिछले साल थोड़ा सा लेट स्नोफॉल हुआ था, इस साल शायद थोड़ा टाइमली और जल्दी हो गया, तो उसका भी थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा वहाँ पर। कविता जी, सोनी जी कुछ कहना चाह रही हैं तो कह दीजिएगा, वरना ये कहेंगे बाद में कि हमको 1 घंटे से बैठ के अपनी पूरी टूरिज्म की कहानी सुना रहे थे। कविता जी कुछ कहना हो तो कह दीजिएगा, है ना? नहीं, अभी तो मेरे ख्याल से भी है नहीं उनके पास कुछ कह। हाँ ओके, बट अब थोड़ा विषय को चेंज करते हैं। एक बार पीवीआर देखिए आइएगा। पीवीआर और पीवीआर हम इसलिए यहाँ पे छेड़ रहे हैं कि पुष्पा 2, अब जिस प्रकार के प्रोमोज थे, जिस प्रकार की बुकिंग हुई, मेरे ख्याल से आशीष ने मेरे को कल बताया था बुकिंग के वक्त, मतलब बुकिंग के आंकड़े, स्टैट्स वो कुछ देर में आपके स्क्रीन पे आएंगे। बट खेमका साहब, पीवीआर आई मीन कितनी ही स्ट्रॉन्ग ओपनिंग क्यों ना हो, बुकिंग क्यों ना हो, लेकिन ये स्टॉक चल के राजी नहीं है। आप रीज़न क्या समझते हैं, और क्या वाकई अब एज अ सीरियस इन्वेस्टमेंट कॉल आप पीवीआर को कभी कंसिडर करते हैं या नहीं करते हैं इस वक्त? नहीं, बिल्कुल वीरू, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज पीवीआर में बहुत इंटरेस्ट आता है, मगर हमने हाल में देखा कि जो ओवरऑल इंटरेस्ट है वो जो एग्जीबिशन बिजनेस या जो मूवी गोइंग आउट गोइंग बिजनेस, यहाँ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट ओटीटी के वजह से आया है। जो कॉस्ट ऑफ गोइंग आउट वर्सेस वॉचिंग मूवी एट होम, एंड आजकल बहुत प्रीमियम कंटेंट ओटीटी में मिलने लग गया है, फर्स्ट टू रिलीज ओटीटी में आने लग गया है, तो उसका एक बहुत बड़ा चैलेंज पीवीआर जैसे कंपनीज पे हो रहा है। ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत डिपेंडेंट है, कंटेंट क्वालिटी कंटेंट आए, फ्लक्चुएशंस होते हैं। हमने देखा कि अच्छी मूवी नहीं आई तो ऑक्यूपेंसी गिर जाती है, लॉसेस बढ़ जाते हैं। तो डेफिनेटली एक हमारा तो न्यूट्रल रेटिंग है पीवीआर पर, बट मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म बाउंस प्ले के अलावा यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थीसिस पीवीआर में हमें बनता हुआ नहीं दिख रहा है। बिल्कुल वीरो, ये आपको याद होगा मैंने पिछले क्वार्टर के अर्निंग्स में भी कहा था आपको कि स्त्री 2 जैसी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर रिलीज हुई और उसके बाद भी अगर लॉस मेकिंग कंपनी थी
तो मतलब फिर अगर फेजेस आएंगे जिसमें मूवीज़ नहीं चलेंगी तो क्या होगा। तो ये आई थिंक जस्ट बिकॉज मूवी एक ब्लॉकबस्टर है उससे शायद ना लिंक करें। खैर, मैं नॉर्मली फर्स्ट वीकेंड पे मूवी नॉर्मली नहीं देखता हूँ, लेकिन इसको देखने की कोशिश करूँगा क्योंकि मैंने 1 देखी थी और मुझे 1 बहुत अच्छी लगी थी। ये ऐसी मूवीज़ होती हैं जो आपको डिवाइड करती हैं, या तो आपको बहुत अच्छी लगेंगी या आपको बहुत ख़राब लगेंगी। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी, तो मैं खैर पार्ट 2 भी देखूंगा। मीनवाइल एक ब्रेक लेने से पहले एक ट्रेड का अपडेट ले लेते हैं। अभी सस्ता ऑप्शन में साइंट गया था, एक बार साइंट का इंटरडे चार्ट लेकर आइए और उसके बाद हम वो सोनी की वो ट्रेड डिस्कस करेंगे, वापस रिविजिट करेंगे। पहले तो साइंट का इंटरडे चार्ट लेकर आइए ज़रा स्क्रीन पर, और सोनी जी वो आपकी ट्रेड जो है उसको रिविजिट करते हैं। ये देखिए क्या शानदार मोमेंटम आया पिछले 10 मिनटों में, 2000 क्रॉस करने की तैयारी, और अब वो ऑप्शन की ट्रेड देखिए, वो 2000 की ट्रेड टारगेट हिट, 70 और 78 के टारगेट थे, स्क्रीन पर टारगेट हिट हुआ है। सोनी जी अच्छी ट्रेड रही, क्या करें, मुनाफा बांध लें यहाँ पर? जी मुझे लगता है यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए। 2000 को अगर क्रॉस करता है तो आई थिंक थोड़ा सा और मूव कर सकता है टुवर्ड्स 2020, बट सिंस अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे हैं एक बार प्रॉफिट बुक भी कर देना चाहिए यहाँ पे। एक काम करते हैं, अब ये टारगेट हिट हुआ, चाहे तो बुक कर लें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस तेज़ी में क्या मार्केट वापस अब ऑल टाइम हाई लगाएगा? जो आरबीआई ने आज पॉलिसी दी उसका क्या इम्पैक्ट होगा, और यहाँ से अब कौन से सेक्टर्स या स्टॉक्स लीड करेंगे? अगर ये सारे सवाल आपके दिमाग में है तो हमारे पास उनका आंसर है। बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्ढा जुड़ने वाले हैं। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्ढा जुड़ गए हैं। उनसे समझते हैं कि इस समय मार्केट में वो क्या कर रहे हैं। गुरमीत, गुड आफ्टरनून। पुष्पा देखा है या फिर अभी वीकेंड पे देखेंगे? अनुज, वीकेंड पे देखता हूँ, संडे को। अभी तो अमृतसर का प्लान है तो उसके बाद हेडक्वार्टर्स होने के बाद फिर देखते हैं, टाइम मिलेगा। ओह बेहतरीन, बिल्कुल बिल्कुल, अमृतसर के प्लान है तो उससे बेटर क्या प्लान हो सकता है। और शुभकामनाएं आपको उस ट्रैवल के लिए। मार्केट में इस समय गुरमीत, मार्केट को भी लग रहा है एक डिवाइन इंटरवेंशन मिला है, पिछले 1 महीने में शानदार वापसी हुई है। क्या करेक्शन खत्म हुई? क्या हम वापस ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेंगे यहाँ से? अनुज, मुझे लगता है कि FII की एक्टिविटी जो है वो उसमें पिछले 2-3 दिन में जो बदलाव आया है, जो बाइंग हुई है, उससे एक ट्रेंड चेंज हुआ। दूसरा, डॉलर इंडेक्स 106 के नीचे आया, US की बॉन्ड यील्ड्स थोड़ा नीचे आई, तो एक ये जनरली इमर्जिंग मार्केट के लिए अच्छा होता है। और आज RBI ने CRR कट किया है, तो उन्होंने बैलेंसिंग एक्ट किया है, क्योंकि रुपी पे प्रेशर है, और अगर रेट कट करते हैं तो और प्रेशर आता है रुपी पे, तो और अभी थोड़ा अनसर्टेन एनवायरनमेंट है, क्योंकि टैरिफ्स की वजह से भी इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। तो मुझे लगता है बहुत बैलेंसिंग एक्ट किया, और ओवरऑल ट्रेंड अच्छा है। बस मैं ये देखना चाहूंगा कि जनवरी के जो अर्निंग्स है, जो फेस्टिव सीजन है, होपफुली जो एक स्लो डाउन था वो बॉटम आउट हो गया। आई थिंक बाजार वो देखना चाहेगा। अगर अर्निंग्स अच्छे आना शुरू हो गए, जैसे और बेसिक इंडिकेटर्स जैसे क्रेडिट ग्रोथ, आपकी ऑटो सेल्स नंबर दिसंबर के, PMI नंबर, अगर ये हाई फ्रीक्वेंसी डेटा ने ये दिखाया कि जो वो GDP नंबर था वो एक बॉटमिंग आउट था और सिक्लिकल था, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग वापस से आ रही है, कंजम्पशन वापस से आ रहा है, तो मुझे लगता है कि बाजार इसको पॉजिटिव वे में लेगा। और मैं ये पहले भी बोलता आया हूँ अनुज कि ये साल जो 25 वाला है, ये स्टॉक पिकिंग ईयर होगा। हमें हमारे 2 साल बहुत अच्छे गए हैं। आपने BSE 500 भी लिया होता तो 25-30% रिटर्न बनाया होता एक साल में। इसका मतलब ब्रॉडर मार्केट में भी 25-30% रिटर्न बना रहे थे। तो वो मुझे लगता है वो टेम्पलेट कंटिन्यू नहीं हो सकता, क्योंकि रिकवरी हो भी गई तो आपका पूरे साल का EPS ग्रोथ सिंगल डिजिट ही रहने वाला है। बाजार अभी भी 21-22 के अर्निंग मल्टीपल पे है, तो स्टॉक पिकिंग वाला ईयर है। थोड़ा सा एसेट एलोकेशन बैलेंस करने की जरूरत है, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे मौके हैं बहुत सारे स्पेसेस में। और ये जो इंटरेस्ट रेट रिवर्सल हो रहा है, इससे एक न्यू सेट ऑफ लीडरशिप मुझे लगता है मार्केट में आएगी। मतलब फोकस उस पर करना चाहिए कि यहाँ से क्या अच्छा करेगा, rather than जो एब्सोल्यूट लेवल्स है। ओके, अच्छा, इस पूरे मूव को लीड किया है आपके शायद ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक ने, HDFC बैंक का। क्या लेसन मिला इस पिछले 2 महीने के शानदार बाउंस बैक से? तो 2-3 चीजें हैं। एक, हम हमेशा बोलते हैं कि क्वालिटी में थोड़ा पेशेंस लगता है। मैं अभी भी मुझे लगता है कि अभी भी अंडर परफॉर्मर ही है। हालांकि 25% का मूव आया है,
और ये जब मूव आया है जब बाजार गिर रहा था, तो क्योंकि इंडेक्स हैवी वेट है तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि वो स्टॉक्स जो अच्छा करते हैं करेक्शन में या कम गिरते हैं वो भी उतना ही जरूरी है पोर्टफोलियो में। हम वो कहते हैं डिफेंस भी एक तरीके का अटैक होता है जब आप एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। मुझे लगता है एचडीएफसी की जो क्रॉस सेल सिनर्जी है वो थोड़ा सा अब देखने को मिल रही है, वो डिपॉजिट ग्रोथ में देखने को मिल रही है, वो पर्सनल रिटेल देखने को मिल रही है, लिक्विडिटी कवरेज डिपॉजिट अपना क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो में देखने को मिल रही है। तो होपफुली ये सिनर्जी और देखने को मिलेगी। अगर होता है तो मुझे लगता है बैंक में और स्कोप है री-रेट होने का। और अगला क्वार्टर अगर वो डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं इंडस्ट्री लीडरशिप डिपॉजिट्स में स्पेशली, तो मुझे लगता है बाजार एक लेग और देगा आपको। और उसके अलावा एक जो इंडेक्स में उनका एमएससीआई में वेट बढ़ा है, फ्लोज का भी एक कारण रहा है। बट यहाँ से मुझे लगता है कि एचडीएफसी ने थोड़ा सा मूवमेंट और आना चाहिए। इसके अलावा अब सीआरआर कट के बाद पीएसयू बैंक भी अच्छा करेंगे अनुज, क्योंकि जहां भी कैश बैलेंसेस ज्यादा है आरबीआई के पास, तो जहां भी होलसेल डिपॉजिट्स पे डिपेंडेंट ज्यादा है, उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा सीआरआर कट का। निम्स पे आपको 3 से 4 बेसिस पॉइंट्स का फर्क देखने को मिल सकता है, चाहे वो एसबीआई हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, पीएनबी हो। और थोड़ा सा मुझे लगता है अगर 10 ईयर यील्ड और सॉफ्टन होती है, क्योंकि अब आज थोड़ा सा बढ़ गई थी पॉलिसी के बाद, तो वो ट्रेजरी इनकम में वापस देखने को मिले अगले क्वार्टर। तो मैं पीएसयू बैंक्स में शॉर्ट टर्म में बहुत कंस्ट्रक्टिव हूँ। और मुझे लगता है कि एचडीएफसी भी आईसीआईसीआई वाला परफॉर्मेंस रिपीट करेगा अगले कुछ क्वार्टर्स। ओके अच्छा गुरमीत जी, नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये जो एक्सचेंजेस में और डिपॉजिटरीज में ये रीसेंट मूव है, ये जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ इंक्लूजन डेरिवेटिव्स है, या फिर आपको लगता है कि वाकई बाजार यहाँ पे इतनी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है अर्निंग्स में कि इनको चेस कर रहा था बड़े तरीके से? और अगर आप एक रीजनेबल प्रॉफिट्स पे हैं तो क्या थोड़ा सा कैश में कन्वर्ट करना बनता है क्या इसमें? टफ सवाल है प्रॉफिट बुकिंग का स्पेस में। बट मेरा ये मानना है कि मुझे डेटा आया ब्रोकरेज नोट का जिसने वॉल्यूम्स बताई बीएससी की, वहाँ कहीं ना कहीं मार्केट को लगा कि थोड़ा सा मार्केट शेयर गेन कर रहा है। और इस वजह से आज 54-5500 का हमने लेवल देखा फ्रेश आए देखे, बहुत बहुत अच्छा मूवमेंट है। बट आप वर्ल्ड ओवर देखेंगे एक्सचेंज बिजनेस एक सर्टेन स्टेज के बाद 70-80 का अर्निंग मल्टीपल नहीं कमांड कर सकता, नॉर्मलाइज होगा। इंडिया थोड़ा हाई ग्रोथ मार्केट है, कैपिटल मार्केट जो है पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, तो शायद थोड़ा सा वर्ल्ड ओवर आप देखेंगे कोई भी एक्सचेंज 20 के आसपास में होता है। तो आप अभी एनएससी का अगर आप देखेंगे अनलिस्टेड में, अगर आप 8,000 का भाव लें 1600 का लें बोनस के बाद, तो एनएससी करीबन 26-28 टाइम्स है। मुझे लगता है वो एक सस्टेनेबल मल्टीपल है, क्योंकि 25-30% का ग्रोथ इंडिया में होगा अगले 5 से 7। बट अगर आप 60-70 के अर्निंग मल्टीपल पे आ जाते हैं, और मैं मान लेता हूँ कि थोड़ा मार्केट शेयर बीएससी पुल बैक भी करेगा, तो थोड़ा सा मुझे लगता है टच एक्सपेंसिव है। हालांकि मेरा ये सेम व्यू आरटीए और डिपॉजिटरी में इतना नहीं है जितना एक्सचेंज पे है। तो थोड़ा सा सिलेक्टिवली अगर आप 10 या 15% कम करना चाहते हैं, 100 रुपीज का एक्सपोजर है आपका, मैं इनको फाइनेंशियल मार्केट प्ले बोलता हूँ, तो कोई बुराई नहीं है रीबैलेंसिंग करने में। आप थोड़ा सा बैंक्स में, थोड़ा एनबीएफसी में थोड़ा सा रीएडजस्टमेंट कर सकते हैं रेट्स का। ओके, तो ये था अगर आप देखें इन स्टॉक्स पे गुरमीत का नज़रिया। अच्छा गुरमीत, मेरे ख्याल से आप स्विगी आपके पास है भी, और अभी इस प्राइस पर भी इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, क्योंकि स्विगी कम एक्सपेंसिव है। नाउ वी हैव चॉइस ऑफ स्विगी, जोमेटो एट ऑल टाइम हाई, देन जुबिलेंट पे भी इस बार एक्शन शुरू हुआ है। और इनफैक्ट मैं दिख रहा था आज, लेट्स ब्रिंग वेस्ट लाइफ, ये करीब 814 पे आज एक मूव इसमें भी आया है। इस वक्त इस प्राइस पे चेस करने लायक आपको बेटर लग क्या रहा है पॉइस्ट? मेरा ये मानना है कि इसमें विनर टेक्स ऑल है। तो हमने स्विगी प्री आईपीओ किया था, पीएमएस फॉर्मेट में नहीं किया था। बहुत सारे फैमिली ऑफिसेस ने इसको लिया था 340 से 370-80 के भाव के बीच में, क्योंकि अलग अलग लेग में फंड रेज हुआ था, तो उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और जोमेटो हमारे पोर्टफोलियो में लगभग 3-3.5% का वेट है। हमारे लिए ऑलमोस्ट हम 150-170 के लेवल्स पे एंटर हुए थे जब एबिट पॉजिटिव होना शुरू हुआ था, टर्न अराउंड हुआ था। मुझे लगता है कि क्विक कॉमर्स बहुत बड़ा प्ले होने वाला है, और यहाँ से 8-10x होगा अगले 3-4 साल में इन टर्म्स ऑफ। और अगर आप जोमेटो देखेंगे तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू ब्लिंकिट की ऑलमोस्ट ट्वाइस है, जेप्टो के मुकाबले, स्विगी इंस्टामार्ट के मुकाबले बिग बास्केट से थोड़ी सी ज्यादा है। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी देखेंगे तो ब्लिंकिट के लगभग 10 लाख ऑर्डर हो गए हैं दिन के, जो कि अगेन 2 टाइम्स है नियरेस्ट कॉम्पिटिटर। तो मुझे ऐसा लगता है स्पेस में विनर टेक्स ऑल है। तो ये कि डिस्काउंट है और कैचअप करेगा, ये शॉर्ट टर्म हो सकता है। लॉन्ग रन में मुझे लगता है विनर टेक्स ऑल है। तो मैं ओवरवेट हूँ जोमेटो पे, बट क्योंकि इसमें आपको एक डार्क स्पॉट कवर करना होता है, तो हमने थोड़ा प्री आईपीओ स्विगी भी किया, और अभी जेप्टो ने भी फंड रेज किया है।
उसमें भी थोड़ा एक्सपोजर दिया है। और अब बिग बास्केट फंड रेज कर रहा है। बिग बास्केट अभी 27,000 करोड़ के मार्केट कैप में है, तो वो भी फंड रेज कर रहे हैं। और क्योंकि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स आप सिर्फ 200 ले सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, कैप टेबल में। तो वो लिमिटेड फंड रेज वो भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे सब अपना फायर पावर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने बोला, जिसका शेयर एक बार 60-65% क्रॉस कर गया, फिर उसको बीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है ई कॉमर्स स्पेस में। तो मैं जोमेटो पे प्रेफरेंस दूंगा, और थोड़ा सा डार्क स्पॉट कवर करने के लिए वो बाकी 30% एक दो प्लेयर्स में रखूंगा कि कहीं टर्न अराउंड हुआ तो। और जहां तक क्यूएसआर की बात है, मैंने पहले भी बोला है ये स्पेस अच्छी है। टोटल मार्केट कैप भी 60,000 करोड़ है, जो कि मतलब कुछ भी नहीं है। सिप्ला का भी मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के ऊपर है, तो ये स्पेस बढ़ेगा। तो देखना है कि फेस्टिव सीजन कैसा जाता है। जुबिलेंट का अच्छा गया था पिछले क्वार्टर, वेस्टलाइफ और बाकियों का अच्छा नहीं था। थोड़ा सा अगर वो सेम स्टोर ग्रोथ थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे, और जैसे जैसे एजिंग होगी न्यू आउटलेट्स की जो खोली है, तो मुझे लगता है वहां पे थोड़ा सा री रेटिंग की चांसेस बढ़ सकते हैं। हमारे पोर्टफोलियो में वेस्टलाइफ और मिसेस वेक्टर है स्पेस में। बिल्कुल। अच्छा, तो सिंस ये सब कुछ नए स्टॉक्स की बात हो रही है, ओला इलेक्ट्रिक पे क्या करें? यहाँ भी बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अब क्या करना है 100 रुपये पर। अनुज, मैं थोड़ा सा कन्विंस नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो की पर्सन होता है कंपनी का, अगर मल्टीपल इंटरेस्ट है तो कहीं ना कहीं फोकस डाइल्यूट होता है। कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है मेरा मेरा ये शायद निजी ओपिनियन है। दूसरा, मुझे लगता है कि बजाज ऑटो और टीवीएस जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, उनके पास कैश फ्लोज हैं, कैश रिच हैं, वो कंटिन्यूसली बर्न कर सकते हैं। और अगर आप नंबर ऑफ वॉल्यूम भी आप देखेंगे, धीरे धीरे कैचअप हो रहा है। तो iQube भी 15-18 हजार 20 हजार के रन रेट पे आ गया है महीने के। चेतक 12-13 हजार के रन रेट पे है, और ये धीरे धीरे बढ़ेगा, और एक डिस्ट्रीब्यूशन रीच है एग्जिस्टिंग प्लेयर्स की। तो मैं थोड़ा सा बायस्ड हूँ। और दूसरा, रूरल रिकवरी हो रही है अनुज। आप देखिए, इस टाइम कार लोन्स का मैं डीलर से बात कर रहा था कि लोन करने में तंगी हुई है फेस्टिव सीजन में, जबकि 4 व्हीलर्स में थोड़े बहुत डिस्काउंट्स थे। तो क्योंकि रूरल रिकवरी है, तो आपको ट्रेडिशनल जो आईसी वाले और जैसे बजाज ऑटो, उसके सारे प्लेस है, सारे पावर ट्रेन में है, सीएनजी में है, इलेक्ट्रिक में है। टीवीएस भी लगभग 3 पावर ट्रेन्स में है अलग अलग। तो मुझे लगता है मैं थोड़ा वहाँ ओवरवेट हूँ एग्जिस्टिंग प्लेयर्स में, जिसमें तो हमारे पोर्टफोलियो में टीवीएस होल्डिंग है, और कुछ ऑटो एंसिलरीज हैं 2 व्हीलर से रिलेटेड। ओके, बिल्कुल। अच्छा, एक और स्पेस जहाँ पर अब ट्रैक्शन आना वापस शुरू हुआ है, डिफेंस। जिस दिन से महाराष्ट्र के इलेक्शन के वर्डिक्ट आए हैं, उस दिन से शानदार मोमेंटम है डिफेंस में। यहाँ पर क्या वो वापस वही मोजो वापस लौटा है? अनुज, आपको यू हैव टू गो बाय डिफेंस आइटम्स इन टर्म्स ऑफ कि क्या नियर टर्म ऑर्डरिंग होगी और एग्जीक्यूशन होगा। जैसे हमें सोलार इंडस्ट्रीज अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि पिनाका जो एमआरबीएल है, इसका पोटेंशियल जो है अगले 6-7 साल में 30-40 हजार करोड़ का है। और ये हाई मार्जिन है, और टेस्टिंग सक्सेसफुल हो चुकी है। और गाइडेड में सोलार का 100% शेयर है, और दूसरे में जो 70-90 किलोमीटर का नॉर्मल है, उसमें वो L1 बिडर है। तो डोमेस्टिक ऑर्डर शायद 6-7 हजार करोड़ का हो सकता है। इसके अलावा अर्मेनिया है, वियतनाम है, फ्रांस ने इंटरेस्ट शो किया है। रफाल का एक एक्सचेंज प्रोग्राम है जिसमें पिनाका आ सकता है। तो पोटेंशियल बहुत है। और अभी आप देखेंगे तो डिफेंस ऑर्डर बुक हार्डली 4-5 हजार करोड़ है। ये 3-4-5 टाइम्स बढ़ सकती है अगले 1-2 साल में। तो हम सोलार पे बुलिश हैं। जेन अगर आप देखेंगे टेक्नोलॉजी, हालांकि बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक है, 20 पेटेंट है पास। और डिफेंस में आईपी लेड और टेक ड्रिवन ग्रोथ होगी। तो जेन ने अभी एक एमओयू साइन किया है अमेरिकन मार्केट्स में। अगर वो सिमुलेटर्स, वो आर्मी और नेवी के लिए सिमुलेटर्स बनाते हैं ट्रेनिंग के लिए, और एंटी ड्रोन सिस्टम बनाते हैं। सिमिलरली हम और भी चीजों पे इसको स्टडी करें, तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो हमारे पोर्टफोलियो में सोलार, HAL, जेन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है। और हम भी कुछ 2 बहुत छोटे प्लेयर्स को रिसर्च कर रहे हैं। एक जो लाइट वेट मशीन गन्स बनाते हैं और सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स बनाते हैं, और एक हम और ड्रोन स्पेस में एक और छोटी कंपनी को रिसर्च कर रहे हैं। जब हम एक्सपोजर लेंगे तो मैं डेफिनेटली आपसे चर्चा करूँ। गुरमीत पाजी, ये सिर्फ इंडियन होटल्स ही, या फिर अब इंडिगो पे भी थोड़ा फोकस कर रहे हैं? हमारे पोर्टफोलियो में दोनों है वीरू, इंडियन होटल्स और लेमन ट्री। नहीं, मैं गुरमीत ये पूछ रहा था कि लास्ट रिपोर्टेड अर्निंग्स के बाद जब थोड़ा डिप आया था इंडिगो में, वो आप लोगों ने बाय किया क्या? बिल्कुल बाय किया। मेरा ये मानना है कि एक बार 63% मार्केट शेयर है, और मैं उनकी कॉस्ट एफिशिएंसी का बहुत बड़ा फैन हूँ। हालांकि थोड़ा सा मुझे लगता है कि इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं बोलूंगा, इन टर्म्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग थिंग्स
थोड़ा और अच्छा होना चाहिए। तो इंटरग्लोब हमारे पोर्टफोलियो में लगभग 2.5% 3% वेटेज है। इंडियन होटल्स में हम और ऐड नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छा मूव आया है, हम बहुत लकी रहे। लेमन ट्री मुझे लगता है जो मिड सेगमेंट है वहां पे 30% 25-30% ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ओरेका आने के बाद मुंबई वाली प्रॉपर्टी आने के बाद उतना ग्रोथ नहीं आया जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। और मॉडल बहुत सिंपल हो गया है, अभी ये 50-50 है ओन वर्सेस मैनेजमेंट की इसका, तो होटल बिजनेस मॉडल एसेट लाइट हो गया है। तो और आप गाइडेंस देखिए जो सारे होटल्स की आ रही है, बहुत वेडिंग सीजन है, 40-45 लाख वेडिंग है अगले 2 महीने, तो काफी हॉट स्पेस है, तो नियर टर्म अर्निंग्स काफी स्ट्रॉन्ग रहेंगी यहाँ पे। अच्छा गुरमीत, पॉसिबली आखिरी प्रश्न पूछूंगा आपसे यहाँ पे, और देखिए आपसे बात करते करते जोमेटो एट ऑल टाइम हाई 303, ये पावर में अब CESC सिंस डेरिवेटिव्स एक मूव है, बट जो टाटा पावर ने इंडियन होटल्स के बाद अपना एक और कंपनी जिसने विजन 2030 प्रेजेंट किया, आपको कैसा लगा और आपकी पावर की चॉइस में क्या है? और हाल ही में जो वो NTPC ग्रीन का IPO था, वहाँ पे आप लोगों ने कोई एडिशन किया है क्या? तो मैंने पहले भी कहा है, जो आज का निफ्टी है वो 5 साल के बाद का जो इंडिया है उसे उतना अच्छा रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है जितना करना चाहिए। और एनर्जी ट्रांजिशन एक बहुत बड़ा प्ले है। ई कॉमर्स और डिजिटल तो है ही है, जो हमने अभी चर्चा की, चाहे वो जोमेटो, चाहे पॉलिसी बाजार या और भी प्ले हो। एनर्जी ट्रांजिशन बहुत बड़ा प्लेयर है। तो हमारे पास जनरेशन में एनटीपीसी और टाटा पावर है। टाटा पावर एक्चुअली पूरी इंटीग्रेटेड कंपनी है। वो डिस्ट्रीब्यूशन में भी है, स्मार्ट मीटर में भी है, जनरेशन में भी है, रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो है, आगे जाके हाईबॉक भी होगा। क्लियर 2026-2030 का विजन है। नंबर्स बहुत अच्छे आए थे, बट क्योंकि थोड़ा वैल्यूएशन ज्यादा था तो थोड़ा टेपर ऑफ हुआ है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है। पावर ट्रांसमिशन बहुत बड़ा स्पेस है, हमने इसमें भी और स्टॉक्स ऐड किए हैं, ट्रांसफार्मर स्टॉक्स ऐड किए हैं। फिर ट्रांसफार्मर्स की वर्ल्ड वाइड शॉर्टेज है, तो एक कंपनी और हमने ऐड करी है जो रेलवे को मेन ट्रांसफार्मर सप्लाई करती है, जिसे हम ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर और ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर बोलते हैं, जो लोकोमोटिव्स में लगता है। तो हिंद रेक्टिफायर हमने पोर्टफोलियो में ऐड किया, बहुत रीजनेबल वैल्यूएशन था। और हम और कंपनीज देख रहे हैं HVDC में, सब स्टेशंस में, और जो पूरा इकोसिस्टम है रिन्यूएबल एनर्जी। तो मुझे लगता है यहाँ पे बहुत स्कोप है। मुझे लगता है जनरेशन में शायद ज्यादा टाइम के अहेड हो गया, जैसे डिफेंस में हुआ था 1 साल पहले। तो जितने पावर जनरेटिंग कंपनीज है, रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज है, वहां पे मुझे लगता है वैल्यूएशन रिच हो गए हैं। लेकिन ट्रांसमिशन में बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 6-7 लाख करोड़ का ट्रांसमिशन केपेक्स है। ये बहुत लंबी थीम है अगले 4-5 साल के। ओके गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस बातचीत में आज शामिल हुए, और आपका ये सप्ताहांत बहुत अच्छा रहे। क्रिकेट चल रहा है गुरमीत आजकल? अब तो मज़ा आएगा दोपहर में खेलने में, शनिवार इतवार, है ना? हमारा संडे को रात को एक डे नाइट मैच है, नॉकआउट मैच है, तो देखते हैं। चलिए, एंजॉय योर वीकेंड गुरमीत, नाइस वीकेंड। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अब चलते हैं रणनीति पर। निफ्टी इट्स 24687, निफ्टी बैंक इट्स 53533। अनुज, क्लोजिंग कैसी लगी और मंडे के लिए क्या लेके जाना है? क्लोजिंग अच्छी है वीरू, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन अ फ्राइडे मार्केट इतने गेंस के बाद, खासतौर से मिड कैप में 4% के गेंस के बाद अगर आप फ्लैट बंद हो रहे हैं तो क्लोजिंग में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा इस मार्केट को ट्रस्ट करिए और अपनी लॉन्ग पोजीशंस को अब कैरी करिए। मार्केट ने आज एक और आपको इंटरडे में जर्क दे दिया, काफ़ी था वो। अब कैरी करिए लॉन्ग पोजीशंस को। जैसे मैं कह रहा हूँ, टेक्सचर पर भरोसा करिए। अब इस मार्केट का टेक्सचर ये मान के चलिए कि एक बॉटम बना और एक अब मार्केट वापस ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है। बैंक निफ्टी की प्लेसमेंट अभी भी बेटर है कंपेयर टू निफ्टी। अगले 200-300 पॉइंट निफ्टी के लिए थोड़े टफ हैं, जैसा हमने डिस्कस किया। 24,800 पर एक बड़ी रेजिस्टेंस है। 24,800 को अगर आपने डिसाइसिवली ब्रेक किया तो एक और शॉर्ट कवरिंग आएगी, और अगर 25,000 क्रॉस किया तो फिर तो बहुत बड़ी वाली रैली एक और चलेगी यहाँ से। और एक चीज़, FII की चाल पर नज़र रखें, क्योंकि ये अगर नॉर्म बन गया, अगर 5,000, 6,000, 8,000 करोड़ की बाइंग का, तो बहुत बड़ा फैक्टर होगा। आज मार्केट फ्लैट है, तो आज FII के नंबर्स देखकर कुछ सेंस बनेगी। चलिए अब एक काम करते हैं, कल की तैयारी करते हैं, मंडे की तैयारी करते हैं। पहले डीलिंग रूम चेक लेते हैं यतिन से। यतिन, गुड आफ्टरनून। तो वो मैं से बोल दूंगा मैं। अच्छा यतिन, लग रहा है अभी भी नहीं, मुझे एक्चुअली सुभाष मौर्य जी हमारे प्रोड्यूसर ही मुझे लगा बता रहे थे। यतिन को डीलर से कुछ लाइव कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। नहीं, अलग इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है एक्चुअली। आज डीलिंग रूम्स के फोकस पे मदरसन सूमी है, तो मुझे फ़ोन ही आ रहा था क्योंकि मैंने ग्राफिक दिए थे कि एक्विजिशन का बस है, वो एक्विजिशन अनाउंस हो गया। क्योंकि मैं IPO के प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, तो ये येस्टरडे से बस चला था, आज सुबह भी बाजार में बस था। तो मदरसन सूमी एक स्टॉक है जहां डीलर्स को लगता है कि यहां से भी एक पोजीशनल अपसाइड बन सकती है।
इनफैक्ट उनको लगता है कि 4 से 5% की अपसाइड इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल सकती है, और यहाँ से भी उनको लगता है कि काउंटर में 5 से 10 रुपये का अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो पोजिशनली यहाँ डीलर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा आज टाटा मोटर्स में एक इंटरेस्टिंग मूव आया है। टाटा मोटर्स की स्पेसिफिकली बातें करें तो डीलर्स को लगता है कि डोमेस्टिक फंड बाइंग आज ऑटो स्टॉक्स में चल रही है। ओवरऑल ऑटो का सेंटिमेंट आज थोड़ा बॉयंट है शेयर्स को लेके, और टाटा मोटर्स एक ऐसा स्टॉक है जहां डीलर्स BTST की सलाह दे रहे हैं। उनको लगता है कि 830 से लेकर 835 तक के टारगेट्स यहाँ देखने को मिलने चाहिए। तो दोनों ही मदरसन संवर्धना और टाटा मोटर्स पर डीलर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। को देखिए, फोकस करिएगा, और एकदम ताज़ा तरीन, एकदम आंखों देखा और लाइव प्रसारण था आपका डीलिंग रूम से। यतिन फ़ोन में बात करते करते अगर आप देखें तो यतिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इन दोनों आई थिंक स्टॉक्स पे जो नब्ज़ टटोली आपने डीलर्स की, उससे बातचीत करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे डीलिंग रूम चेक हो गया, और हो गया आपकी रणनीति। अब BTST ट्रेड्स को पिक कर देते हैं। चलते हैं सोनी जी के पास। सोनी जी बताइए, ट्रेड्स क्या पिक करेंगे आप मंडे मॉर्निंग के लिए? वीरेंद्र जी, यहाँ पे BTST रहेगा जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड पे, JSL फ्यूचर्स पे है, न्यू एंट्रेंट है। यहाँ पे आप फ्यूचर्स पे बाय कर सकते हैं 744, स्टॉप लॉस रहेगा 730, टारगेट है 770। मुझे लगता है एक रेंज ब्रेकआउट मंडे की तरफ हमको देखने को मिल सकता है। लास्ट 3 दिन का जो उसने हाई मारा है 740-43 के रेंज में, उसको ब्रेक करते ही टुवर्ड 770 के लेवल्स को एक बार टेस्ट कर सकता है। ओके, तो ये इस समय सोनी जी के पिक जिंदल स्टेनलेस। सोनी जी सिर्फ अब न्यू एंट्रेंट्स पर ही फोकस्ड हैं क्लियरली। खैर पूरा मार्केट का ही फोकस लग रहा है यहाँ पर इस समय। गाबा सर, आप क्या कैरी कर रहे हैं? आई थिंक उड़ान सिंपल। इंडिगो 4487 पर ट्रेड करा है। इंडिगो बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है। स्टॉप होना चाहिए 4450 का, ज्यादा नहीं, 30-35 रुपए का स्टॉक है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 4600 नियर टर्म टारगेट है। इंडिगो यस लुक्स गुड। इंडिगो लुक्स गुड। और वीकेंड में इंडिगो की टिकट सेल्स में वीरू भी कुछ एडिशन करने वाले हैं, तो इसके लिए ये स्टॉक का वैसे भी फोकस में रहने वाला है ना वीरू? नहीं, इस बार मेरी फ्लाइट दूसरी है। इस बार मैंने एक नई एयरलाइन अटेम्प्ट करी है। चलिए ठीक है, लेकिन एयरलाइन पे तो है ना, मतलब एयरलाइन का तो वो है ना, ट्रैवल एंड टूरिज्म पे तो है ना पैसा, मेन चीज़ वो है। बिल्कुल, हाँ ये है। कविता जी, आप क्या पिक कर रही हैं? जोमैटो आप देखें लाइफ टाइम हाइस के पास है, और मुझे लग रहा है ये 315-320 के लेवल की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। एज अ स्विंग ट्रेड आप इसे पोजीशनिंग कर सकते हैं अंटिल काउंटर 297 के ऊपर मेंटेन है, यहाँ पर बाय मोड में रह सकते हैं। और ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ भी शेयर किया है। जोमैटो 300 के पार, आज 300 के ऊपर की क्लोज आ रही है। कल भी 300 के ऊपर निकला था, इंटरडे में क्लोज नहीं दे पाया था, आज 300 के ऊपर का क्लोज दे रहा है। अमित जी, आपकी ट्रेड? जी अनुज जी, मैं DLF के साथ जाना चाहूंगा। DLF में 3 दिन पहले हमने एक अच्छा मूव देखा था। स्टॉक 3 दिनों से रेस्ट कर रहा था, और आज के सत्र में इट्स क्लोजिंग एट द डेज हाई, और वापस यहाँ पे एक मोमेंटम आ रहा है। 858 के आसपास प्राइस है, 849 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट्स रहेंगे 875 रुपए के। ओके, ये इस समय कल के लिए, मंडे के लिए BTST ट्रेड। चलिए अब बात करते हैं टाटा पावर की। अगले 5 साल के लिए एक पावरफुल ग्रोथ प्लान इन्होंने पेश किया है, और पूरा डिटेल समझते हैं मिताली से। मिताली बताइए। आज बात करते हैं टाटा पावर की। कंपनी ने हाल ही में अपना इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन रिलीज किया है, और आने वाले 5 सालों का एक तगड़ा रोड मैप कंपनी ने दिखाया है, जो इसके फाइनेंशियल्स में काफी उजाला भर रहा है। आंकड़ों की बात की जाए तो कंपनी के प्रॉफिट्स में FY30 तक हमें 10,000 करोड़ रुपए देखने मिल सकते हैं, जो अभी 4,000 करोड़ रुपए है। रेवेन्यू की बात की जाए तो कंपनी ने बताया है कि FY30 तक ये आंकड़ा 1 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है, जो करंटली 61,000 करोड़ के आसपास है। वही एबिटा की बात की जाए तो अभी जो फिगर्स 12,500 करोड़ के हैं, ये कंपनी ने बताया है कि उछलकर 30,000 करोड़ तक पहुंच सकते हैं, यानी 2.5 गुना ग्रोथ हमें यहाँ देखने को मिल सकती है। वही अब बात करें इसके सोलर रूफटॉप सेगमेंट की, तो इसमें भी रेवेन्यू को लेकर काफी एम्बिशियस और बुलिश नजर आई है कंपनी। FY25 तक कंपनी का मानना है कि इस सेगमेंट से 2300 करोड़ रुपए जनरेट हो सकते हैं। वही FY28 तक ये आंकड़ा 6500 करोड़ का होगा। अगर FY30 की बात करें तो 11,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इस सेगमेंट से कंपनी जनरेट करने की आशा रखती है। अगर हम बात करें FY30 की, तो कंपनी का कहना है कि वो 33 गीगावाट क्लीन और ग्रीन एनर्जी की क्षमता अचीव करना चाहती है, जिसमें से 23 गीगावाट ऑपरेशनल होगा।
तो इन आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो सोलर रूफटॉप का जो सेगमेंट है बिजनेस इसमें से 36% CAGR ग्रोथ देखने की उम्मीद कर रहा है। तो ये था टाटा पावर का उजाला भरा भविष्य। ओके चलिए, तो ये इस समय टाटा पावर पर एक अपडेट, बैन अपडेट दे देते हैं आपको, उसके बाद वीरू के पास चलेंगे और जानेंगे कि मार्केट बेट पर क्या स्टेटस रहा। आरबीएल बैंक एक दिन के लिए आया बैन से बाहर, वापस बैन में जाने की तैयारी, 105% पोजीशन। पीवीआर आइनॉक्स ये भी बैन में जाने की कर रहा है तैयारी। वीरू, मार्केट ब्रेथ। जी हाँ, ब्रेथ पे आते हैं और देखिए निफ्टी भले ही करीब करीब 38 अंक नीचे हो, बट स्टिल इन लेवल्स को होल्ड करना दैट्स आई थिंक इम्पॉर्टेंट। आइए देखते हैं जरा इस हायर लेवल्स पर सस्टेन करने की टेंडेंसी का मार्केट ब्रेथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। स्टिल आज इट्स आई थिंक स्ट्रेट 5th कंसेक्यूटिव सेशन जब ये जो लॉन्ग की फिगर है ये 100 से ऊपर है, लगातार क्रमबद्ध तरीके से 100 से ऊपर परसिस्ट कर रही है, दैट्स गुड। अब क्योंकि देखिए डेरिवेटिव्स के स्टॉक्स भी बहुत हो गए है ना, शॉर्ट कवरिंग 20, शॉर्ट लगभग 80 में, अप्रोक्सीमेटली 79 और लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब 13 में। अब आते हैं स्लाइड वो जो कि लॉन्ग कैरी कर रहे हैं। देखिए इसमें बहुत सारे नए वाले स्टॉक्स में डिलीवरी और पीवी इंफ्राटेक, IRFC, वेदांता में करीब 6% का मूव और MCX ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ विद स्ट्रॉन्ग ओवाइलेशंस। शॉर्ट कवरिंग इप्का लैब में, वोल्टास में एक बहुत अच्छा एक मूव आया आज, लोअर लेवल से साइंट अभी हमारे ट्रेड्स में शामिल भी था। शॉर्ट कवरिंग बजाज ऑटो में एक फर्स्ट डे पुल बैक का, आई थिंक वो नंबर्स के बाद से जो क्रैक था उसमें, और ग्रैंडवर्स में शॉर्ट कवरिंग थी। बाकी कैनफिन होम्स का एक आज जो क्लोज है वो अच्छा नहीं है, यहाँ पे क्रिटिकल एवरेजेस टूटे। कैम्स में वही हाल हुआ, आज थोड़ी सी शॉर्टिंग थी यहाँ पर, अदानी टोटल गैस, एलकेम और भारत फौज में आज शॉर्टिंग हुई। और नेक्स्ट स्लाइड में आएंगी शॉर्ट कवरिंग के स्टैट्स और लॉन्ग अनवाइंडिंग के स्टैट्स, माफ कीजिएगा, SRF, टाटा कम्युनिकेशन, टोरेंट फार्मा, दीपक नाइट्राइट और पिरामिड एंटरप्राइज, इन सभी काउंटर्स में आज प्रॉफिट टेकिंग रही, लॉन्ग्स कैश में कन्वर्ट हुए। बट एक स्टॉक और मैं पावर स्पेस से लेके आऊँगा जिसपे आई थिंक सुबह हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप लिया था ट्रेड्स के मद्देनज़र। ये कविता जी, ये जो हम CESC पे क्लोजिंग कैरी कर रहे हैं मंडे मॉर्निंग के लिए, अभी यहाँ से कितना और तेज़ लग रहा है आपको CESC? तो वीरेन जी 197 के लेवल पर है, और अगर आप इसका वीकली चार्ट सेटअप देखें तो इसने बहुत अच्छे अपने एवरेजेस को क्रॉस किया है। प्रीवियस हाई मुझे लगता है 205 का लेवल है, वहां तक काउंटर अपनी अपवर्ड जर्नी जो है वो लेकर जा सकता है। सो अगर जिनकी भी पोजीशनिंग है वो 190 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन में रह सकते हैं। ओके चलिए, अब एक काम करते हैं, इस शो का आखिरी लेग जहाँ की हम लेकर आए हैं पंचनामा का टीज़र, और इसके लिए श्रेया जुड़ गई है मेरे साथ स्टूडियो में। श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। सवाल आज भी हैं काफ़ी ज़्यादा। सवाल जो मैंने पिक किया है वो CRR की जो आज कटौती हुई है उस पर सवाल है। मनीषा जी पूछ रही हैं CRR में जो 50 बेसिस पॉइंट की कटौती हुई है उससे बैंकिंग सेक्टर पे क्या असर पड़ता दिख सकता है? देखिए मनीषा जी, बिल्कुल सीधा जवाब है इसका, तो ये फंडामेंटली पॉजिटिव खबर है, क्योंकि CRR मतलब वो पैसा जिस पर बैंकों को कुछ भी नहीं मिलता इंटरेस्ट, तो वो उनको अलग रखना पड़ता है, उस पर वो इंटरेस्ट नहीं अर्न कर सकते। वो उनके पास एक पैसा जो उनके पास है, वो डिपॉजिट जो उनके पास हैं, लेकिन उसको वो लेंड नहीं कर सकते हैं, उनको अलग रखना होता है। तो उसमें कटौती की है आधे % की RBI ने 2 स्टेजेस में। तो अब वो पैसा वो लेंड कर पाएंगे और वो कुछ कमा पाएंगे उससे, 5%, 6%, 7% जो भी कमा सकते हैं। तो वो अब क्योंकि अब तक इंक्रीमेंटली वो 0 कमा रहे थे और अब 7 या 8% जिस पर भी वो लेंड करेंगे उतना कमाएंगे, तो उतना डायरेक्टली उनके नेट इंटरेस्ट इनकम में ऐड होगा, और नेट इंटरेस्ट इनकम में ऐड होगा तो उतना वो डायरेक्टली उनके प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड होगा। और ये नंबर जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है वो है जो बड़े PSU बैंक्स हैं, SBI, PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा। इसीलिए आज इन बैंकों ने या इस स्पेस ने, PSU बैंक ने थोड़ा सा आउट परफॉर्म किया। श्रेया जी बिल्कुल। एक और सवाल, हालांकि ये डिस्कशन हो रहा था सर और हमारे गेस्ट ने भी इसको बाई रेटिंग दी है। जोमेटो की बात कर रही हूँ, अपने लाइफ टाइम हाई के पास है। जोमेटो में क्या करना चाहिए? अभी खरीदारी की सलाह रहेगी करंट मार्केट प्राइस पे? देखिए जोमेटो बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज दे रहा है श्रेया, जब से FNO में आया है, और अब तो मैटर ऑफ टाइम ये निफ्टी का भी हिस्सा बनेगा जी। सेंसेक्स का तो बनने ही जा रहा है, निफ्टी का भी हिस्सा बनने की तैयारी हो रही है। मेरे ख्याल से यहाँ पर आप चाहें तो दोनों में बाय करें, जोमेटो और स्विगी दोनों, मतलब वो रखें, दोनों पर व्यू रखें अपना पॉजिटिव, खाली जोमेटो पर ना ध्यान दें, दोनों पर ध्यान दें। ये स्पेस बड़ी बनने वाली है क्लियरली, और आगे जाते हुए अगर ये कंपनियाँ
प्रॉफिटेबिलिटी उसी हिसाब से जनरेट करती रही, स्विगी भी दिखा दीजिए, अगर दोनों कंपनियां अगर उसी हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करती रही तो मेरे ख्याल से यहाँ से भी ये स्पेस अच्छे रिटर्न्स देगी आपको। चलिए फिर श्रेया और मैं 335 पर आवाज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, सारे प्लेटफॉर्म्स पर एक बार फिर जुड़ेंगे और आपके बाकी के सारे सवालों का जवाब देंगे। एक बार कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं जहां पर इस समय मोमेंटम आ रहा है। पीवीआर की बात की थी हमने, बैन में आने की तैयारी कर रहा है स्टॉक, लेकिन बैन में जाने से पहले 2% डाउन, और ये तब हो रहा है जब सपोजिटली इंडिया की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी रिलीज़ होने को तैयार है। 3% ये स्टॉक इस समय नीचे ट्रेड कर रहा है। बैन में जाए इससे पहले अगर कोई ट्रेड लेनी हो इस पर अमित सेठ जी, तो होगी क्या? जी अनुज जी, स्ट्रक्चर डेफिनेटली वीक है बट ऑलमोस्ट अपने कॉन्फ्रेंस और मूविंग एवरेजेस पे आ गया है। 1525 के अगर लेवल टूटे तब यहाँ पे एक फ्रेश सेल बनेगा, तो एक बार इसे अवॉइड करना चाहिए। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है, किसी का शॉर्ट है तो बने रहे फॉर टारगेट्स ऑफ 1520 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 1560 रुपीज। ओके, चलिए, तो ये था पीवीआर। अब फाइनली काम करते हैं, चलते हैं इस क्लोजिंग को वॉल पे देखने के लिए अनुज के पास। अनुज, ओवर यू। थैंक यू वीरू। और ठीक ठाक क्लोज मार्केट के लिए आप कह सकते हैं कि रेड में बंद हुए, लेकिन एक कॉन्टेक्स्ट देखिए, एक इतने शानदार हफ्ते के बाद मार्केट थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के साथ बंद हो रहा है और डे लो से फिर भी काफ़ी ऊपर बंद हो रहा है। 24,670 पर निफ्टी, 38 पॉइंट नीचे। निफ्टी बैंक 53,480 पर, ध्यान रखिए इंटरडे लो 53,100 के करीब था। और निफ्टी आईटी यहाँ पर भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग थी, लेकिन जो आज के दिन की हाईलाइट थी वो थी मिड कैप और स्मॉल कैप, खास तौर से स्मॉल कैप। मिड कैप करीब 0.4%, लेकिन स्मॉल कैप 3/4% से ज़्यादा ऊपर, और इस वजह से एडवांस डिक्लाइन काफ़ी शानदार था। करीब 1500 बढ़ने वाले शेयर और 950 गिरने वाले शेयर आपको इस समय दिखाई देंगे। चलिए सेक्टोरल हीट मैप देख लेते हैं इस समय मार्केट की। सेक्टोरल हीट मैप में मेटल्स में अच्छी तेज़ी थी, ये वेदांता का कमाल था मेनली, 1.25% ये इंडेक्स ऊपर था। एफएमसीजी आईटीसी का थोड़ा पुश मिला, पीएसयू बैंकों में ठीक ठाक पुश था पॉलिसी के बाद। ऑटोज़, मारुति का एक तगड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर, सिर्फ मारुति नहीं, टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो भी ऊपर थे, उसका एक इम्पैक्ट। उसके अलावा आईटी थोड़ा सा नीचे था, फाइनेंशियल्स, फार्मा और रियल एस्टेट, यहाँ पर आपको हल्की सी मंदी दिखाई दी। चलिए निफ्टी का हीट मैप लेकर आइए और देखते हैं आज कहाँ तेज़ी रही, कहाँ मंदी रही। निफ्टी 40 पॉइंट नीचे था, तो इसके लिए रेड स्टॉक से स्टार्ट करेंगे। सबसे ज़्यादा प्रेशर डाला रिलायंस ने, करीब 1% नीचे था ये स्टॉक। उसके अलावा टीसीएस की वजह से प्रेशर था थोड़ा सा मार्केट के ऊपर, इन्फोसिस की वजह से प्रेशर था मार्केट के ऊपर। टॉप लूजर लेकिन था अदानी पोर्ट्स, उसके अलावा सिप्ला, भारती एयरटेल, एचडीएफसी लाइफ, इंडसइंड बैंक, एशियन पेंट्स, ये कुछ स्टॉक्स थे जहाँ पर आपको आज वीकनेस दिखाई दी। इसमें ऐड कर दीजिए आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को, एचडीएफसी बैंक को और बजाज फाइनेंस को। ये हुई बात लूजर्स की। अब आते हैं गेनर्स पर। सबसे ऊपर ऑटो स्टॉक्स, टाटा मोटर्स में आज बहुत समय के बाद हरियाली दिखी, 3.25% का मूव। बजाज ऑटो सिमिलर स्टोरी, एक ऐसा स्टॉक जहां 30% से ज़्यादा करेक्शन हो चुकी है, करीब 2.5% ऊपर था आज बजाज ऑटो। एक्सिस बैंक में अच्छी थी, एक्सिस बैंक में कल भी अच्छी डिलीवरी बाइंग हुई थी, आज भी 1.5% ऊपर। मारुति, डॉक्टर रेड्डीज, टाइटन, टाटा कंज्यूमर, ट्रेंट, कोटक, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहां पर आज आपको तेज़ी देखने को मिली। ओवरऑल ये कहना गलत नहीं होगा कि ये हफ्ता जो था मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा रहा, पोर्टफोलियोज़ के लिए काफ़ी अच्छा रहा। वीरू, अपनी छुट्टी एंजॉय करिएगा और अब आपसे हम एक हफ्ते के बाद मिलेंगे, तो हैव अ गुड वीकेंड एंड हैव अ गुड हॉलीडे। थैंक यू अनुज, थैंक यू वेरी मच। और मैं मिस भी करूंगा क्योंकि एक्शन बाजार में भरपूर है, और जहां तक एक्शन की बात है, जब एक्शन भरपूर होता है तो सवाल भी बहुत सारे होते हैं, और इन्हीं सवालों का जवाब, जी हाँ, मार्केट का पंचनामा में एक छोटे से विलंब के बाद सीएनबीसी आवाज़ के सभी प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया के, आप पूछ सकते हैं ट्रेडिंग से या फिर इन्वेस्टमेंट से। आप सभी को इस सप्ताहांत की बहुत बहुत शुभकामनाएं।